वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। शायद प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, लेकिन बासूरत उनको बेल के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत मजबूत टीम है, बस इसको क्लिक होने की जरूरत है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटीज का पता चला। इट्स अलार्मिंग, इट इज सैड। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज का दिन पीर का रोज़ बड़ा हेक्टिक डे होने वाला है, क्योंकि वो सारे काम जो कि पेंडिंग हैं वो आज हमें मुकम्मल करने हैं और अपने दफातर में जल्दी जल्दी पहुंचना है। और आज का शो भी यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और आज की जो अच्छी बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब, वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। ये पैगाम हमारी कौमी क्रिकेट टीम के लिए है जो कि वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान के खिलाफ अपना अहम मैच खेलने जा रही है। ये मैच इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि अब गलती की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। कौमी टीम को वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए बाकी तमाम हरीफों को शिकस्त देना होगी, लेकिन इससे पहले शाहीनों को इस खौफ को शिकस्त देने की ज़रूरत है जिसका शिकार वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दिखाई दिए। उन्हें हार के दबाव से बेफिक्र होकर आज से वर्ल्ड कप में जीत के सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा। इसी पैगाम के साथ शो का आगाज़ करेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मियाँ साहब वतन वापसी के साथ ही सियासी मैदान में मुतहर्रिक आज इस्लामाबाद की जानिब कूच करेंगे। कानूनी पेचीदगियों के चैलेंज पर अहम मुशावरत मुतवक्के। मियाँ साहब के पास केसेस को लेकर ऑप्शंस क्या हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैच हारे हैं, हिम्मत नहीं। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप में कमबैक के लिए पुरज़्म। अफगानिस्तान को शिकस्त देने के लिए हौसले बुलंद। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सब टीमों को हराएंगे तभी टॉप 4 में जगह बना पाएंगे। कौमी टीम की तैयारियों से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। गाज़ा की सूरत हाल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दोहरा मयार। यूट्यूब ने फ़लस्तीन पर बनने वाली वीडियोस की मोनेटाइजेशन बंद कर दी। फेसबुक पर अल-कुद्स के लिए सदा बुलंद करने वालों के अकाउंट्स बंद। हक़ की आवाज़ को कुचलने की कोशिश से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुश्किलात, कैसे निपट सकते हैं, एक्सपर्ट से मुफीद मशवरे लेंगे। और ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है, होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अली फैसल मरवत ने साबित कर दिखाया। लाहौर में मुनक्किदा कौमी मुबाहिसे के फातह करार। तुर्की में बेस्ट डिप्लोमेट कॉन्फ्रेंस में नामजदगी के हकदार होनहार तालिब इल्म आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे। ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में हम बात करेंगे और बहुत सारी ज़बरदस्त शख्सियात जिनसे आज आपकी मुलाकात होने जा रही है। मशवरे भी लिए जाएंगे, हाल अहवाल भी लेंगे, दिल की बातें भी सुनेंगे। अब जनाब ट्रेंड्स के हवाले से आपको बताते हैं, तो इस वक्त जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो है जनाब द वन एंड ओनली नवाज़। ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के साथ ही कामयाब जलसा करके अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और आज इस्लामाबाद रवाना होंगे, जहाँ ज़ेर इल्तवा मुकदमात के केसेस पर कानूनी टीम से मुलाकातें भी करेंगे। और इस ट्रेंड में सारिफीन नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए उनकी तस्वीर और वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं। और अब तक तकरीबन 42,000 से ज़ायद सारिफीन वन एंड ओनली नवाज़ पर ट्वीट कर चुके हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। उनको अपनी आखिरी उम्मीद करार दिया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में मुआशी जो इस वक्त बहरान है उसको ठीक करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। और अब आगे कहा जा रहा है कि उनकी सियासी सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। एक हलचल है, इलेक्शंस कब होते हैं अब ये देखना है। दूसरा जो ट्रेंड है जनाब वो हैशटैग हमास है। हमास के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं और गज़ा पर इजरायली बमबारी का आज 17वां रोज़ है और सेहूनी फ़ौज ने गज़ा की रिहायशी इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया है, जबकि इजरायली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 5,000 तक पहुँच गई है। इस ट्रेंड में दुनिया भर से शदीद रद्दअमल देखने में आ रहा है। ब्रसेल्स, पेरिस, बोस्निया, स्वीडन समेत कई ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस ट्रेंड में सारिफीन की जानिब से जंगबंदी पर जोर दिया जा रहा है और टॉप ट्रेंड में अब तक 1,62,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैबी मदद करे और ये खून-रेज़ी का सिलसिला जितनी जल्दी हो ये बंद हो सके, यही सबकी दुआ है। आगे बढ़ेंगे तीसरे ट्रेंड की तरफ और वो है जनाब पाकिस्तान वर्सेस
अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से है और यही टीम को बकअप किया जा रहा है कि भाई अब खेलना है, जमकर खेलना है, लड़ना है, जीत कर दिखाना है, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी है और आज पाकिस्तानी शाहीनों को अफगानिस्तान से सामना होगा, जिसमें जीतना इंतहाई अहमियत का हामिल है, वरना वर्ल्ड कप के जो चांसेस है ना घर लाने के, वो काफ़ी कम हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म ही हो जाएंगे। तो टेबल पॉइंट्स में 5वीं पोजीशन पर बरकरार है, जबकि ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत के लिए काफ़ी पुरज़्म दिखाई दे रहे हैं। ये तो जनाब सोशल मीडिया ट्विटर पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पर मैंने आपको अपडेट किया है। आप कुछ बात करते हैं मियाँ साहब के हवाले से। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मुल्क में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। आज इस्लामाबाद वो पहुंच रहे हैं, इसके बाद मरी जाएंगे। इम्कान है कि कल इस्लामाबाद की अदालतों में भी पेश होंगे। इसके बाद तकरीबन 3-4 दिन तक वो मरी में रहेंगे। आपको पता है इससे पहले भी माजी में जब जब कोई बड़े फैसले करना होते थे या मुशावरतें हुआ करती थी तो ख़ासतौर पर मरी में मियाँ साहब की जानिब से डेरे डाले जाते थे। तो अब की बार भी वो मरी पहुँचने का उनका इम्कान है, अहम मुलाकातें होनी है। इस वक्त जाती उमरा से हमजा बाजवा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हमजा बताइएगा आप क्या स्केड्यूल होगा मियाँ साहब का, क्या मसरूफियात रहेंगी आज? जी बिल्कुल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ से वो मरी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मरी में 3 से 4 दिन स्टे करना है और अपनी कानूनी जो टीम है उससे मुशावरत करनी है और कल उन्होंने कोर्ट में पेश होना है और सरेंडर करना है, क्योंकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उनको 24 अक्टूबर तक जो थी उनको बेल दी हुई थी। उन्होंने अपनी आज टीम से मुशावरत करने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे बाय एयर और वहाँ से वो मरी स्टे करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर लीडरशिप में से कौन कौन मौजूद रहा, कुछ हाल अहवाल कल का भी दीजिए। कल दिन भर क्या होता रहा यहाँ पर? जी बिल्कुल, कल मियाँ नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ उन्होंने कल सारा दिन टाइम स्पेंड किया। उन्होंने अपने जो नवासे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया, क्योंकि 4 साल तक वो पाकिस्तान में नहीं आए थे, उन्होंने अपनी फैमिली से बहुत दूर थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कल पूरा दिन अपनी फैमिली को टाइम दिया और आज हिसाबदार के साथ ज़राए के मुताबिक वो मरी शिफ्ट होंगे और वहाँ जाके वो कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उनके साथ मरीम नवाज भी जा रही हैं, इसके अलावा फैमिली के कौन लोग हैं जो कि उनके साथ इस्लामाबाद और फिर मरी जाएंगे? ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज, हिसाकदार और उनकी जो कानूनी टीम है वो उनके साथ मरी जाएंगे। वहाँ पे वो अपनी सारी जो प्लानिंग है कल के लिए जो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करना है और अपनी मुशावरत टीम के साथ वहाँ पे होंगे मरी में। अच्छा हमजा, कुछ इस हवाले से बताएगा, कल चूँकि ज़ाहिर है 4 साल के बाद मियाँ साहब अपने घर पहुँचे, फैमिली को टाइम दिया, खबरें क्या आई, बड़े जज्बाती मनाजिर होंगे, क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सुबह उठ के नाश्ता किया। नाश्ता वो भरपूर तरीके से करते हैं, जिसमें वो पाए नहारी सब कुछ वो करते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद उन्होंने दोपहर में अपनी फैमिली के साथ लंच किया। शाम को अपनी फैमिली के साथ उन्होंने गार्डन में बैठ के चाय पी और अपने बच्चों के साथ खेले। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहा था, जो 4 साल से मैंने उनको देखा नहीं, मेरे पास थे नहीं। शुक्रिया हमजा, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब जो कि नून है वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अभी मियाँ साहब, पहले आपको पता है कल ही जब वो इस्लामाबाद लैंड किए तो उन्होंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए, जो अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें थी वो जमा करवाई गई। अभी ये जो केसेस हैं ये आगे किस तरह प्रोसीड करेंगे, क्या कानूनी ऑप्शन है मियाँ साहब के पास? देखिए, मियाँ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि वो उनको अरेस्ट नहीं किया गया आते हुए और वो उनको इजाज़त दे दी गई कि वो जाके जलसा वगैरह कर लें। खैर वो एक किस्म का सियासी फैसला था जो किया गया इस वजह से कि शायद वो लोग चाहते थे कि मुल्क में अफरा तफरी ना हो। लेकिन जहाँ अब 24 तारीख तक उनको टाइम मिला हुआ है तो 24 तारीख को उनको पेश होना पड़ेगा कोर्ट के सामने। और नैब के केसेस तो दोबारा शुरू हो गए हैं और जब ये जो नैब का और जो लॉज थे उसको जब कल अदम डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद तो नैब के केसेस दोबारा शुरू हो गए और वो नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ वो यकीनन वारंट वगैरह लेके आएंगे और उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये दूसरे जो अपीलें हैं उनकी वो भी उनकी भी सुनवाई होगी और वो अपीलों के लिए भी उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
तो उनके सामने तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं अभी। इतनी आसानी से वो बच नहीं सकेंगे जितनी आसानी से उन्होंने आकर के लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे तफरीर की। अच्छा जस्टिस साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना आसान नहीं होंगी चीज़ें। अभी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट वीक तक इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और मियाँ साहब चूँकि कल आपने उनकी तकरीर सुनी ही होगी, वो बता रहे हैं कि सारे मसाइल का हल उनके पास है, और कुछ ऐसे कुछ हवा चल रही है कि चौथी बार मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो वो जो नाअहली की तलवार है, क्या वो इतनी आसानी से हट जाएगी? देखिए, जहाँ तक कि नाअहली की तलवार है वो तो अभी नहीं हटेगी। वो तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उस बेसिस पर वो नाअहल हो गए। वो तो जब वो कोशिश की थी उन्होंने कि अमेंडमेंट करके उसको सही कर दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और वो तो अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि वो उन्होंने कहा था जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट जो था उसकी जो इतलाक है उसका बाद में होगा, इन पहले वाले केसेस पे नहीं होगा। तो उनके केसेस पे तो उसका इतलाक नहीं होगा जब तक कि उसमें रिव्यू में ना जाएं वो, और उसको दोबारा उसको एग्जामिन न करवाएं, और फिर ये जो पुराने केसेस हैं उन पे भी इतलाक न करवाएं, तब तक वो तलवार तो उन पर लटकी हुई है और वो नाअहल रहेंगे, और वो मेंबर असेंबली के नहीं बन सकते। अगर मेंबर असेंबली के नहीं बन सकते तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। सही। अच्छा, तो जस्टिस साहब, अभी कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ये बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि मियाँ साहब कल जाएं और जाकर खुद से गिरफ्तारी दे दें। तो अभी कानूनी नुक्ता नज़र से होना क्या चाहिए? क्या मियाँ साहब को जाकर सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो जमानत भी खत्म हो जाएगी? कानूनी तरीकाकार क्या हो सकता है? कानूनी तरीकाकार यही हो सकता है कि वो सरेंडर करेंगे, और सरेंडर करने के बाद दोबारा वो बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसकी बेल की एप्लीकेशन जो है वो उसकी सुनवाई होगी, और अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो शायद उनको प्रोटेक्टिव बेल शायद दे दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि दे, लेकिन शायद दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो नैब का जो दिखाया गया है, जो पिछले जो सामने जब कोर्ट के सामने आए थे नैब, तो उनका जो एटीट्यूड था वो यही था कि वो नहीं चाहते थे कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो इस सूरत में हो सकता है कि उनको शायद प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, लेकिन हर सूरत उनको बेल के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। सही। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, कीमती वक्त हमें दिया। और बिल्कुल ये सारे कानूनी मामलात तो हैं, एक लीगल जंग है जो मियाँ साहब को लड़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही अगर तो इक़्तिदार उनके हिस्से में आना है तो इलेक्शंस होंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन ये नाअहली की तलवार फ़िलहाल लटक रही है, फिर आगे सज़ा भी है, ये मामलात भी हैं। यकीनी तौर पर ये जो अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को देखने जा रहे हैं। कानूनी टीम उनके साथ मौजूद है, मुशावरतें भी चल रही हैं। तो देखते हैं कि किस रुख को मामलात आगे जाते हैं और कितनी जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन होता है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि मियाँ साहब आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इलेक्शन होने जा रहा है। खैर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक और मुश्किल की जो कि दरपेश है हमारी पाकिस्तानी टीम को। अल्लाह करे कि उनकी भी मुश्किल दूर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच होगा। कॉन्फिडेंस को बहाल करना पड़ेगा, मोटिवेट होकर हाई स्पिरिट्स के साथ खेलना पड़ेगा, खुलकर खेलना पड़ेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैच से एक दिन पहले कल फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि हम शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और पूरी ताकत से मुखालिफ टीम पर झपटेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान को आसान नहीं लेना चाहिए। आज का मैच कौन जीतेगा और किसकी किस्मत का सितारा उरूज पर रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बॉलिंग पोजीशन कैसी है और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगी, आखिर हम क्या करने वाले हैं, इसी पर बात करने के लिए चेन्नई से इस वक्त नुमाइंदा बोल अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मुझे ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने तो कल बोला है कि भाई हमने अब तवक्कुआत पे पूरा उतरना है। आप कितना मोटिवेटेड देख रहे हैं, हाई स्पिरिट्स में देख रहे हैं टीम को, उनके आप तो साथ ट्रेवल कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शाहीन अफरीदी ने बात की है कि अफगानिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए, मेरा ख्याल है हम 2 दिन से आपकी ट्रांसमिशन में ये बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इजी टीम नहीं है, और वाकई अफगानिस्तान ये जो स्पिन ट्रैक है वहाँ पे मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकती हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कौमी टीम के लिए कि आज कौमी टीम हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। अगर बॉलिंग साइड की हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पे हमें सिर्फ डिपेंड नहीं करना, बाकी बॉलर्स को भी शाहीन शाह अफरीदी से बढ़कर बॉलिंग करनी होगी, तो ही हम मैच के अंदर इन हो सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। बैटिंग में भी हमारी जो कमजोरियां हैं उन पर भी
काबू पाना होगा। अब्बास Opening बिल्कुल अच्छा ये जो opening stand कमजोरियां होना है ना, चाहिए इन पर मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। इस वक्त मेरे साथी एंकर फहीम जो कि ट्रैफिक में फंस गए थे, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और इनको भी क्रिकेट से खास लगाव है, तो हमने सोचा कि क्रिकेट के सेगमेंट में स्पेशली इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। तो फहीम क्या सोच रहे हैं, जीत रहा है आज अफगानिस्तान मैच? नहीं जी, पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल जीतेगा। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बगैर नसीम शाह के खेल रहे हैं हम। नसीम शाह हमारा गुड लक चार्म रहा है अफगानिस्तान के जब मद्दे मुकाबिल हम जब भी आए हैं। लेकिन यह है कि पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, जैसा कि इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सूरत हाल चल रही है, मुश्किल मैच होगा, काफ़ी टफ सूरत हाल रहेगी। लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आती, बल्कि अब्बास इसको ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि ये जो हमारा टॉप ऑर्डर है, चलो वो फिर भी 40-50 बना जाता है, ये मिडल और लोअर मिडल ने क्या ये सोच लिया है कि हमने 15-20 से आगे नहीं जाना? क्या मसला क्या है? पावर प्ले में ये छक्के मारते ही नहीं है, बस चौके ही मारते हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा फिर? जी अब्बास, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आप मेरे से पूछ जी रहे हैं? जी जी। टॉप ऑर्डर के 40-50 रन हमें ओपनर्स की नहीं चाहिए, हमें विनिंग बैट को कैरी करे, हमें वो प्लेयर चाहिए जो बड़ी इनिंग्स खेलें और मैच को जितवाएं। ये 40-50 रन अगर करके 60 रन 70 रन करके अपनी इनिंग्स खेलनी है, अपनी टीम में जगह पक्की करनी है, इसका कोई फायदा नहीं। फायदा उस वक्त होगा जब पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी, और हमें जरूरत है उन प्लेयर्स की, उस परफॉर्मेंसेस की जो हमें मैच जितवाए किसी ना किसी सूरत में। तो बड़ी तवक्को है कि जो पिछले मैचेस के अंदर हमने गलतियां की है, स्पेशली जो आपने जिक्र किया कि पावर प्ले में हम छक्के नहीं मार पा रहे और हमारे जो चौके भी हैं वो भी बाउंड्री से दूर फील्डर भाग के रोक लेते हैं। बाकी टीम देखें कि जो वहां के बैट्समैन है, जब वो शॉट प्ले करते हैं तो बाउंड्री पर खड़े प्लेयर को मौका नहीं मिलता बॉल रोकने का। हमें उस किस्म की पावरफुल शॉट होता है। बस अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त ग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, इस वक्त पिच के बारे में बताइए। ये पहले भी इसके ऊपर मैच हो चुका है, तो कौन सी पिच पे हुआ था, आपके पास कोई अपडेट्स हैं? और कितनी इसके ऊपर जो है वो पिचेस रेडी की गई हैं, और आज का मैच जो है वो कौन से पिच पे होने जा रहा है? देखें, कल रात को जब हम स्टेडियम से निकले थे तो कवर्स उन्होंने उतारे थे, बड़ा वाला जो रोलर है वो रोल किया जा रहा था। तो वेदर कंडीशन जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सुबह इस वक्त यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गर्मी है, मेरी राइट साइड के ऊपर धूप है और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर बादल है, तो ये मिक्सचर है। लेकिन दिन के अंदर प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है जी, पार्शली क्लाउडी है, और दिन में ये प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। लेकिन जो वेदर कंडीशंस हैं, इस पर हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, सेम लाइक कराची वेदर कंडीशंस है। तो इसलिए हमारे लिए सब कॉन्टिनेंट की वेदर कंडीशंस कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। मुझे ये बताएगा कि व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसे लगता है कि जो अफगानी है ये बॉलर स्ट्रांग है, बैटिंग इनकी इतनी खास नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपके ख्याल में आज हमें टफ टाइम कौन दे सकता है? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है इस पिच पे? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम बहुत मजबूत टीम है, बस इसको क्लिक होने की जरूरत है। हम क्लिक नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान की टीम ठीक है, 4 स्पिनर्स के ऊपर वो कर रही है अपना सारा डिपेंड, लेकिन पाकिस्तान टीम भी कम नहीं है। अगर हम क्लिक कर जाएं, हमारी बैटिंग लाइन क्लिक कर जाए, शाहीन आफरीदी ने उस तरह जिस दिन बॉलिंग की उसके साथ उनको कोई सपोर्टिव बॉलर मिल जाए जो विकेट्स कैरी करे, तो मैं समझता हूं कि मुश्किल मैच नहीं होगा। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान अपसेट करके आया हुआ है और पाकिस्तान अपने 2 मैचेस हार कर चेन्नई पहुंचा है, तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। लेकिन हमें दुआ को होना चाहिए, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि ये चेन्नई की जो विकेट है इसमें हमेशा पाकिस्तान को एडवांटेज मिला है। जो पास रिकॉर्ड है उसमें भी पाकिस्तान यहाँ पर मैचेस जीता हुआ है। 2012 में भी पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यहाँ पे मैच जीता था, अगर आपको याद हो तो 194 भी सईद अनवर का इसी ग्राउंड पर है। तो हमारी हिस्ट्री है इस ग्राउंड के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंसेस की, तो हमें कम से कम उसका तसलसल बरकरार रखना होगा। पूरी कौम इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान टीम क्लिक करे, स्पेशली जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसको अच्छा खेलना चाहिए। अगर हम बैटिंग करते हैं अच्छा। अब्बास, एक चीज प्लीज और ऐड कर दीजिएगा, जब आप ग्राउंड रियलिटीज ही बता रहे हैं, तो इस वक्त जो पिचेस तैयार की गई हैं वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हैं, स्पेशली चेन्नई की अगर हम बात करें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, ये तो इसे तो कहा जाता है कि जी ये बैट्समैन का कब्रिस्तान है जो चेन्नई इस वक्त बन चुका है। वो और चेन्नई था जिसकी हम बात कर रहे हैं, सईद अनवर साहब वाला। अब मसला ये है हमारे पास स्पिनर्स का बड़ा फुकदान हो चुका है। तो ये बताइए कि उसामा मीर जिन्हें ट्राई किया गया था पिछले मैच में, जो कि बड़े ही बर्बाद हुए,
जाहिर सी बात है इतने ज़बरदस्त रन बन चुके थे, वो भी बेचारे क्या करते हैं, हर बॉलर पिट रहा था, उनका कोई कसूर खास इतना नज़र नहीं आता। क्या इस बार भी उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा या वापस शादाब को ले आया जाएगा? देखिए, रात से कोशिश करेंगे प्लेइंग 11 का पता चले, लेकिन प्लेइंग 11 अभी पता नहीं चल रहा। कोई चैनल तो चल रही होंगी, आप लोग तो साथ ही हैं सबके, कुछ ऐसी बात जी कुछ कह रहे हैं कि सेम टीम के साथ आज चेन्नई के अंदर पाकिस्तान उतरेगा, कुछ कह रहे हैं कि शायद कोई चेंजेस हो, थोड़ी देर के बाद ये चीज भी सामने आ जाएगी। लेकिन हमें स्पिनर्स के ऊपर इस विकेट पर डिपेंड करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मेन वो जिस पर डिपेंड कर रहे हैं वो स्पिनर्स हैं। अच्छा, तो इसलिए हमें मुझे बताइएगा, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब बड़े नोन फेसेस हैं जो कि इस वक्त पहुँचे हैं इंडिया में मैच देखने के लिए। तो माहौल क्या होता है जब मैच स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली पाकिस्तान अगर हो फील्ड में, तो आप लोग किस तरह एंजॉय करते हैं, क्या माहौल होता है, थोड़ा सा शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। और भाई, आपको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने दिया जाता है या आपके पास भी कोई पुलिस वाला आके कहता है कि आपने नहीं लगाना, भारत माता की जय कहना है? देखिए, हम सिर्फ 8 लोग हैं, हालांकि ज्यादा लोगों को वीजा मिलना चाहिए था। 50 लोगों के एक्रेडिटेशन जो हैं वो अप्रूव हुए थे, लेकिन वीजा पॉलिसी इंडियन एम्बेसी की और इंडियन गवर्नमेंट की वो अपनी उनकी मर्जी है। जिस तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और कुछ लोगों को वीजा मिले, बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है। इंडिया के अंदर हमेशा से एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े फ्रेंडली होते हैं। कल जो हम मीडिया सेंटर में थे तो द हिंदू और स्पोर्ट्स स्टार इंडिया का बड़ा अखबार है, उनकी तरफ से हमें इन्वाइट किया गया अपने ऑफिस, उन्होंने बुलाया, बड़ी उन्होंने इज्जत बख्शी, कॉफी पिलाई, साथ हमें स्नैक्स दी, हमें पूरा द हिंदू का विजिट करवाया, बाकायदा हमें ब्रीफ किया गया, बड़े अच्छे फ्रेंडली माहौल के अंदर। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंडिया के अंदर हैं और इंडिया के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। स्पेशली जो कुछ लोग जो हमें सोशल मीडिया पर नजर आते हैं या कुछ लोग हमें टीवी चैनल पर नजर आते हैं, आप उनको छोड़ें। वो तो अब्बास अपना बिजनेस कर रहा है, आपको तो नारा लगाने दिया जा रहा है ना, कट टू शॉट, आपको नारा लगाने से कोई रोक तो नहीं रहा ना? अभी तक देखें जी, नारा लगाने की नौबत ही नहीं आई इंडिया से हमारे। और अब आज कोशिश करेंगे कुछ चौके छक्के के ऊपर कोई 110 किट्स 20 किट्स जब डोनेट कर रहे हो तभी लगा दीजिएगा। चलिए अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने हमें चेन्नई से ज्वाइन किया और आपने बेस्ट विशेस है टीम के लिए भी। आप भी मैच को एंजॉय कीजिएगा आज का। और हम लोग कॉफ़ी नोश फरमा रहे हैं और बड़ा मज़े का शो चल रहा है, आगे भी बड़ी अहम शख्सियात आपसे मुलाकात की मुंतज़िर हैं, लिहाजा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में बड़ी खूबसूरत सुबह है और पाकिस्तान में काफ़ी तब्दीलियां देखने को आ रही हैं। गुज़िश्ता वीक जो है वो बड़ा ही अच्छा गुजरा। उम्मीद करते हैं कि इस वीक में भी बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें सुनने को आएँ और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है हीरो पाकिस्तानी की। जी हाँ, हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली, जिन्होंने हाल ही में ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन मुकाबला जीता है। वो बड़ा खूब हम कहते हैं ना कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। तो इस वक्त हमें मोहम्मद अली फैसल मरवत ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा आप अली, ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से इतने आप ज़हीन हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपने कैडेट कॉलेज में पहली पोजीशन हासिल की, उसके बाद आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दे पोजीशन पे पोजीशन कितना पढ़ते हैं आप? जी बस मेरा इसी का शौक़ है, तो आई थिंक कि पब्लिक स्पीकिंग जो है दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। सो दैट इज़ वाई मेरा जो पहले से ही मतलब लास्ट ईयर से शुरू हुआ था यही पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, और इस साल मेरा पहला जो है वो था इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। तो बस इसी फील्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये तुर्किया वाला एक्सपीरियंस है जिसके रिसेंट डेज़ के अंदर अभी आप चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं, तो इसमें आपका डिक्लेमेशन का जो टाइटल था ये ख़वातीन के हुकूक पर था। ये टाइटल आप लोगों को दिया गया था या आपने खुद ये चूज़ किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने बात करनी है? नहीं, ये टाइटल हमें दिया गया था और उसके अंदर जो है 55 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है ना स्टांस क्या था विमेंस राइट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है करना था डिबेट वगैरह। तो मुझे सोमालिया जो है असाइंड हुई थी कंट्री, तो आई रिप्रेजेंटेड सोमालिया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, आपका बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस से, तो मुझे ये बताइएगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स,
इस स्ट्रेटजी को फैमिली फॉलो करते हुए आ रही है, लेकिन आपने चूज किया नहीं जी मैं जरा अल्फाज से बात करना चाहूंगा। ये जो डिफरेंशिएट आया है ये कब पैदा हुआ? जी जी ये बेसिकली लास्ट ईयर ही पैदा हुआ था। मेरा प्रीवियस इंस्टीट्यूशन था मिलिट्री कॉलेज मरी। सो वो जो है उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इन दिस फील्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता आई केम टू नो कि आई एम वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने लास्ट ईयर ही जो है ये जो है डिस्कवर किया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ। सो मैंने उसी फील्ड में जो है आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश की। और दूसरा ये है कि हाँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट द थिंग इज़ दैट के बेस होनी चाहिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद इंशाल्लाह एक्शंस पे भी आएंगे। नहीं देखिए नहीं तो डेवलप हो गई है माशाल्लाह, तभी आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बल्कि चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अभी ट्रैक पर नहीं है, आप जैसे बच्चे उनको ट्रैक पर लाने के लिए बड़े मुफीद मशवरे भी दे सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं। कुछ रूटीन लाइफ अपनी शेयर कीजिए, कितना पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं आप इस चीज़ को, ताकि उनको भी कुछ आपसे सीखने को मिले और वो भी कोशिश कर सकें। जी बेसिकली मेरा यही होता है रूटीन। वो तो पता है आपको कॉलेज की रूटीन होती है, उसके अलावा फ्री टाइम के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है जैसे कि रनिंग हो गई, फुटबॉल हो गई, उसके अलावा मैं हॉर्स राइडिंग अच्छी कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड पोलो लास्ट ईयर। एंड उसके अलावा ये है कि मैं मतलब म्यूज़िक की तरफ भी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ अपना इंटरेस्ट। आई एम लर्निंग रबाब नाउ डेज। तो इसी तरह मतलब नई नई चीज़ें जो हैं, नए नए टैलेंट्स, इनको डिस्कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है अंदर हिडन, तो हमने बस उसको डिस्कवर करना होता है। बेहतरीन जी। तो इसी तरह अच्छा, आपको पता है कि किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है पाकिस्तान में रबाब को। खैर आप तो सीख रहे हैं तो यकीनन आपको इसी वजह से शौक भी हुआ होगा कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो बड़ा बेहतरीन साज है और बहुत अच्छी बात है कि आप वो सीख रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, आपने बताया लास्ट ईयर ही आपने जो है वो डिक्लेमेशन और डिबेट की तरफ जो है वो रुख किया है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, और क्योंकि आप थोड़े से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट रहे और बाद में आपने डिस्कवर किया कि अंदर से जो है वो आप बात कर सकते हैं। इस पर भी बताइएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि इस कंपटीशन तक आप पहुंचे कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से फिर इसमें कम्पीट किया जाता है और कैसे इसका जो है वो रिजल्ट सामने आता है। थोड़ी डिटेल पता चल जाए ताकि आप जैसे और भी लोग हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इस जगह को, इस कॉम्पिटिशन को, तो उनके लिए ईजी रहेगा। जी अक्सर कॉम्पिटिशन्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके अपने इंस्टीट्यूशन जो हैं उस पर भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे, आपको पता है सोशल मीडिया इज़ सो मच पावरफुल नाउ डेज। तो आप इजीली जो है सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स देख सकते हैं और उनके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरनेशनल का था वो बेसिकली मैंने पार्टिसिपेट किया था थ्रू सोशल मीडिया। एक ऐप है बेस्ट डिप्लोमेट्स ऐप, सो उसके थ्रू जो है मैंने उसको डिस्कवर किया और मैं गया, मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो बाकी था ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट दिस ईयर लाहौर, तो उसके अंदर जो है वो भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू किया था, बट लास्ट ईयर जो था वो मेरे अपने ही इंस्टीट्यूशन ने मुझे उसके अंदर पार्टिसिपेट कराया और बताइएगा मैंने पोजीशन कि सही। अच्छा, आप अपना ये कंटेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं? आई मीन टू से कि आप बुक रीडिंग ज़्यादा करते हैं या फिर एआई का सहारा लेते हैं? किस तरह से आप मतलब तैयारी अपनी करते हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी आपको पता है आजकल तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो कंटेंट प्रिपेयर करना और वीडियोस वगैरह आपको पता है कि पहले से ही होती हैं। तो कंटेंट तो है मैं ख़ुद ही प्रिपेयर करता हूँ अपना कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह इसके थ्रू मैं प्रिपेयर करता हूँ अपना कंटेंट। आई थिंक चैट जीपीटी जब से आया है तब से इसकी प्रिपरेशन में तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम रहा नहीं है। आपने बस कीवर्ड्स लिखने और फिर सारी उसने स्पीच आपको रेडी करके दे देनी है। असल जो आपकी क्वालिटी होती है एक डिक्लेमेशन की और एक डिबेटर की, वो ये है कि आप किस तरीके से उस डिबेट को अपने अंदाज में बयान करते हैं, क्योंकि लिख तो कोई भी सकता है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एआई, कोई भी चैट जीपीटी आपको रिजल्ट दे देगा कि जी ये बातें ये आपने करनी है, लेकिन आप उसे करेंगे कैसे ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। तो बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? पहले तो हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने मिलिट्री कॉलेज ज्वाइन किया था, सो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चला और फिर जो है मैंने कोशिश की कि मैं इस तरफ जाऊं और आहिस्ता आहिस्ता भी उसी ट्रैक पे एक्सट्रोवर्ट बनने की जो है। अच्छा, अब ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था क्योंकि बहुत से ऐसे इंट्रोवर्ट हैं जो अपने आप को
डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं या एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं, या उनके घर में लोग उन्हें कहने लग जाते हैं, भाइयों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये बड़ा चंट है और ये थोड़ा सा लल्लू टाइप के हैं जी, इनसे आपने दूर रहना है। ये इंट्रोवर्ट्स के लिए कहा जाता है, लेकिन वो चुप मिजाज है, खामोश तबीयत है, पर आपने एक 360 डिग्री चेंज दिखाया है। तो ये जो ट्रांजिशन थी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने की, ये क्या चीज़ आपको क्लिक की? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देख के आपने सोचा होगा कि नहीं यार आई कैन ऑल्सो स्पीक, या कोई आपने अपने अंदर तब्दीली पाई कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें दूर हैं, मैं अब बोल भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ? क्या था वो? एक्चुअली ये था कि काफ़ी मेरे जो है सीनियर्स वगैरह थे और दोस्त थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है, तो तुम जो है एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। सो आई थॉट कि हाँ यार मेरे अंदर जो है सच में ये एबिलिटी है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरफ जाऊँ और आहिस्ता आहिस्ता करते करते छोटे से स्टेज पे परफॉर्म करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्टेज पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जा रहा हूँ। सो आई थिंक हर किसी के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये है कि उन्हें ढूंढना चाहिए। मतलब आपको जो है ना अपना बेस्ट वर्जन में आना चाहिए ताकि आप ढूंढ सको कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़। अच्छा, आपने अली ये बड़ी अच्छी बात की है कि आपके अंदर अच्छी एबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपको डिस्कवर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह की डिस्कवर किया, और दूसरा आपके प्लान्स क्या हैं। आप जिस तरह इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग आप कर लेते हैं, कुछ लोग काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कुछ प्लान्स भी हमसे शेयर करें अपने। जी वैसे तो मेरे जो है फादर भी एक आर्मी ऑफिसर हैं और मैं आर्मी बैकग्राउंड से, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा यही है कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ वाई मैं इसी में जो है आगे वो एक्सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ टिप देंगे आपके, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी एबिलिटीज़ को डिस्कवर किया, आप रबाब भी सीख रहे हैं, पोलो भी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और फिर इतने अच्छे डिबेटर भी आप हैं, तो किस तरह इंसान खुद को पॉलिश कर सकता है, या फिर वो जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालना ये किस तरह मुमकिन है? बाज़ औक़ात लोग कोशिश भी नहीं करते। असल में देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए तो मेरे इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन आजकल तो आप देखें हर चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, तो आप थोड़ी सी मतलब सोशल मीडिया को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें, सो आपको पता चल जाता है कि यार सही में ये चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन माय केस मेरे लिए तो इंस्टीट्यूशन और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी जो है एक पिवटल रोल प्ले किया था इस हवाले से। ज़बरदस्त। अच्छा फैसल ये भी बताइएगा, मोहम्मद अली ये भी बताइएगा कि इन फ्यूचर कोई कंपटीशन आ रहा है जिसकी तैयारी चल रही हो, या किसी ऐसे आपने बताया कि आप खुद सर्च करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई अगर कंपटीशन हो रहा होता है तो कोई ऐसा आपने रखा हुआ है माइंड में कि यार अब मुझे यहाँ जाना है और यहाँ कम्पीट करना है? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा है मलेशिया या थाईलैंड इसी इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं फिर से जो है रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा अली, आप इतने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं माशाल्लाह, आपकी पोजीशन आती रही है अपने कॉलेज में भी और मेरा ख्याल है स्कूल में भी आती होगी, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं खेल को भी पढ़ाई को भी? क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ यंग जनरेशन जो है या जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ये गैजेट्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब ये सोशल मीडिया पर रहेंगे, टीवी बहुत ज़्यादा देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो किस तरह अपने आप को मतलब इस तरह से मैनेज करें कि टाइम कैलकुलेशन होनी चाहिए? असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी देखिए हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो अगर हम उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और उसे डिवाइड कर दें कि इस टाइम जो है पढ़ाई करनी है और इस टाइम स्पोर्ट्स करनी है और इस टाइम अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है, तो हम आराम से जो है 24 आवर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर इंसान को टेंशन भी नहीं रहती, क्योंकि वो अगर टाइम को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे और अपने टाइम को डिवाइड कर दे चीज़ों में, तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होता किसी के लिए भी कि वो कोप अप कर सके किसी चीज़ के साथ। ज़बरदस्त जी, यानी आपने बताया कि जी टाइम मैनेजमेंट इज़ दी ओनली की, कि आप इसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स। मोहम्मद अली फैसल मरवत साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो सहरी साहिबा,
इतनी सी उम्र में आप ये देखें, उन्होंने रबाब बजाना भी सीख रहे हैं वो, और काफ़ी हद तक सीख भी चुके होंगे, डिक्लेमेशन में भी जो है वो टाइटल ले चुके हैं, फिर उसके बाद वो मिलिट्री कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, फिर कैडेट भी हैं। मतलब ये उन चंद लोगों में से जो कहते हैं कि जी मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ लेकिन काम करूंगा बड़े बड़े और बहुत सारे। अच्छा, मैंने फ़हीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग देखे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में टाइम कैलकुलेशन के साथ चलते हैं और वो कामयाब होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को भी ना, अगर हम चाहते हैं कि मोटिवेटेड रहें, हाई स्पिरिट्स में रहें और साथ में हमारी भी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हम ऐसे लाएँ जिनकी हमें ज़रूरत है, तो हमें लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आप रेकमेंड करें कोई एक दो बायोग्राफी? ये ना ये हरकतें छोड़ रहे हैं। नहीं, मतलब आपने बात की, आपको रेकमेंड तो कर देना एक दो। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है तो आप बिल्कुल उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, फिक्र ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो आप वो ही नहीं पढ़ेंगे, मैं टीचर नहीं हूँ। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं, हीरो पाकिस्तानी की बात करते हैं। एक और हीरो पाकिस्तानी से आपको मिलवाना है, तो पाकिस्तानी नौजवान से जो हाल ही में नासा खलाई मिशन के प्रमोशन टीम का हिस्सा बने। उनका ताल्लुक पसनी बलोचिस्तान से है। चिराग बलोच उनका नाम है। ये पहले पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो नासा के मिशन को कवर करते हैं। भाई वाह, क्या बात है। नासा का नाम आते के साथ ही जो है ना, वो हमारे सर जो है वो फख्र से बुलंद हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस अभी हम बैठेंगे अपोलो 13 में और पहुंच जाएंगे डायरेक्ट मार्स मिशन पर। खैर, चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चिराग, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा चिराग, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये मिशन क्या है जिसे आप कवर करने के लिए जा रहे हैं और किस तरह से आप इसका हिस्सा बने, क्योंकि बड़ा ऑनर की बात है बहैसियत पाकिस्तानी कि आप नासा के मिशन पर उनके साथ होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले अगर नासा की बात करें तो नासा में मतलब जितने भी लॉन्चेस होते हैं या जितने भी रॉकेट वो स्पेस पे लॉन्च कर रहे हो, या कि मार्स में या कि मतलब मून पे जो भी उनके लॉन्चेस हैं, तो वो उनके लिए मतलब वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस करते हैं कि मतलब इनका अभी जो लेटेस्ट लॉन्च था पिछले हफ्ते हुआ था साइकी मिशन के नाम से। साइकी 16 एक एस्ट्रॉयड है हमारे सोलर सिस्टम में, वो मतलब मार्स और सूरज के बीच में है। तो इन्होंने 13 अक्टूबर सुबह के 10:28 पे ये रॉकेट लॉन्च किया हुआ था, तो उनके लिए हमें सिलेक्ट किया हुआ था। तो इन्होंने तकरीबन आई थिंक 6000 एप्लीकेशन में 35 पीपल सिलेक्ट किए। उनमें से मतलब मैं था और उनमें से स्पेन के लोग थे, ब्राज़ील के थे और मोस्टली यूएस के थे। जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, अब ये इसी में मैंने पहले सवाल यही किया था कि इसका मकसद क्या होता है? इनमें यह है कि नासा मतलब जब इनका लॉन्च हो रहा होता है तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सिलेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इनका एक मतलब क्या कहते हैं अलग डिपार्टमेंट है नासा सोशल के नाम से, तो वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इनवाइट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो मतलब कि इनका मकसद ये है कि जो वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वो नासा में आए, जो लॉन्च हो रहा हो उनको अपने सोशल मीडिया में मतलब कि उनको कैप्चर करें, या उनके वीडियो बनाएं या उनके व्लॉग बनाएं, तो अपने सोशल मीडिया उनमें शेयर करें। अच्छा चिराग, इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर है आपका कंटेंट उनको पसंद आया, या फिर आप इतना हटकर काम कर रहे थे कि उन्होंने 6000 लोगों में से जो 35 चूज किए उनमें से एक आप भी हैं। मुझे क्या बताएगा कि आपने जिस तरह का कंटेंट क्रिएट किया है, आपको उसमें वो कौन सी चीज़ है जो कि आप समझते हैं कि की है ये आपकी सक्सेस की, कि आज आप इस मकाम पर पहुंच गए कि आपको नासा ने अपनी टीम में शामिल किया है? कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस हवाले से। मैं मतलब पहले व्लॉग बनाता था यूट्यूब में 2011 से, जब मैं रशिया में था तो अपने स्टडीज़ के लिए, तो मैं व्लॉग अपलोड करता था। तो फिर बाद में अभी जो इंस्टाग्राम में रील का ऑप्शन आया, जैसा कि यूट्यूब में शॉर्ट्स का ऑप्शन आए, तो मेरे जितने भी कंटेंट हैं मैं इंस्टाग्राम में मोस्टली बनाता हूँ। तो 1 मिनट के वीडियो होते हैं, उसमें एजुकेशनल होते हैं, मोस्टली स्पेस रिलेटेड होते हैं या हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं। तो 1 मिनट में मतलब जो स्टोरी है उसको मतलब जो पूरा स्टोरी हो इसको 1 मिनट में बना के इंस्टाग्राम में शेयर करना। तो हो सके उनको ये पसंद आया होगा, क्योंकि जब उनका क्या कहते हैं वो जब अनाउंस करते हैं कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अप्लाई करें नासा में अपने ऑफिशियल वेबसाइट में, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है, अपने बारे में लिखना होता है कि आप क्या करते हो। सही चिराग, लेकिन इसमें मैं जो चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बेशुमार व्लॉग्स बनाने वाले हैं, बेशुमार है जो रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं,
लेकिन जाहिर है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं होती है, समटाइम हमें मिसिंग लगती है, समटाइम हम कहते हैं ये बेकार है, इसमें जो सिनेमेटोग्राफी टाइप है, जो वीडियो बनाई गई है वो भी कोई इतनी मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली नहीं थी। आप जब बनाते हैं तो आपके जहन में क्या होता है, वो क्या प्लान होता है कि आपने किस किस तरह क्या क्या दिखाना है, इसको सम अप कैसे करना है? मेरे जो मोस्टली कंटेंट है वो बेशतर मेरे अपने लैंग्वेज में, बलूची लैंग्वेज में। तो मुझे भी ये समझ नहीं आया कि नासा ने मुझे सिलेक्ट किया, लेकिन मेरे मोस्टली कंटेंट बलूची लैंग्वेज में, क्योंकि मोस्टली जो ओमान में रहते हैं, बलूच या बलूचिस्तान में रहते हैं, वही सुनते हैं, मेरे फॉलोअर भी वही हैं। तो ट्रांसलेशन हो जाती है, आपको पता है, सबटाइटल आ जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सारी चीज़ों का सबटाइटल है। डेफिनेटली उन्होंने यही देख के पसंद किया होगा कि आपकी सिनेमेटोग्राफी और आपके कंटेंट के अंदर ग्रिप कितनी अच्छी है, उन्होंने यही देखा होगा। तो कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मतलब मेरा मेन कंटेंट है, मैं अगर कोई हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हो, मतलब 30 मिनट का वीडियो, तो 30 मिनट में मैं 1 मिनट का वो लेके अपने रील में अपलोड करता हूँ। हो सके उनको वही पसंद आया होगा। हाँ, डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा कि अब लैंग्वेज जो है वो बैरियर ख़त्म हो चुका है इस कंटेंट से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये जो 13 अक्टूबर आपने जिक्र किया, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये जो मिशन लॉन्च हुआ, ठीक है जी, इसके लिए आपने क्या कंटेंट बनाया और किस तरह का कंटेंट बनाया? इसके लिए मैंने एक व्लॉग कैप्चर किया, अभी तक मैंने एडिट नहीं किया उसको। अच्छा, मतलब मैं नवंबर के 1 में अपलोड करूंगा अपने चैनल से अपलोड होगा? जी हाँ, मेरे चिराग बलूच नाम है यूट्यूब में, उसमें अपलोड करूंगा। बाकी इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम का रील बनाया हुआ है। मतलब जितने भी हमारे लॉन्च में थे उन्होंने ये किया कि सबसे पहले हमें इनवाइट किया, फर्स्ट डे इवेंट था, तो इवेंट में उसमें नासा के हेडक्वार्टर में, मतलब न्यूज़ सेंटर में इनवाइट किया था। तो जितने भी साइंटिस्ट से थे नासा के, उनसे मिलाया, एस्ट्रोनॉट से मिलाया और इंटरव्यूज़ लिया अलग अलग। जो हमारे साथ थे 35 लोग, उनके इंटरव्यूज़ लिया। तो मतलब इनमें मैंने शॉर्ट्स बनाए, अपने क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम में अपलोड किया, और व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो उसको 1 नवंबर पे अपने यूट्यूब में अपलोड करूँगा। सही। मुझे एक बात बताइएगा, जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में नो हाउ ना हो, आप उस पर उस तरह से काम नहीं कर सकते। जाहिर है, अगर आप अननोन है, आपको नहीं पता कि नासा क्या है, एस्ट्रोनॉट्स किस तरह काम करते हैं, स्पेस में क्या होता है, तो आप उस तरीके से काम ही नहीं कर सकते। आप जो बनाएंगे उसमें वो बात ही नहीं होगी जो कि एक सब कुछ जानने वाले के कंटेंट में बात होगी। तो आपने इसके लिए प्रिपेयर भी किया, जब आपने एप्लीकेशन दी या फिर आपने इस हवाले से फॉर्म फिल किया, तो आपने कुछ तैयारी भी की थी या फिर बस ऐसे ही? नहीं, मैंने तैयारी नहीं किया था, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ नासा के व्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो उन्होंने व्लॉग्स दिया हुआ था कि वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर अप्लाई करें इस मिशन के लिए। जो साइकी मिशन था, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। जैसा कि वो अपने बारे में पूछ रहा था, मैंने अपने बारे में लिख दिया, इसके बाद अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दे दिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सबके। तो मैंने सबमिट कर दिया तकरीबन 10 डेज, सितंबर के 13 और 10 तारीख को। तो रिप्लाई आया था कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं, अपना मतलब कि आईडी और ये वो उन्होंने ऑफिशियल एक फॉर्म दिया हुआ था, तो गवर्नमेंट आईडी या ग्रीन कार्ड सब अटैच करें या उनका नंबर वगैरह दे दें। तो वो भी मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा कि इस दिन आप यहाँ पर ये जो नासा के क्राइटेरिया है ना, ये इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढते हैं, और जिनका इन्फ्लुएंस उनके कंटेंट के ऊपर ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, उस बैकग्राउंड को फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जी किसे कितनी नॉलेज है। इनकी बातों से जो अभी तासुर मुझे मिला है, उससे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये जो मिशन साइकी, इसका नाम आपने क्या बताया? मिशन साइकी? जी हाँ, साइकी मिशन। साइकी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस किस्म का एस्ट्रॉयड है और ये क्या ट्रैवल कर रहा है अर्थ की जानिब, जिस वजह से ये मिशन किया गया है, या इसे स्टडी करने के लिए ये मिशन किया गया था? थोड़ा सा मिशन की बात करते हैं। मिशन साइकी के बारे में बात करें, मतलब अभी जो उन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम है साइकी, तो इन्होंने नाम दिया मिशन साइकी। और मतलब हमारे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड है, वो घूम रहा है, वो अर्थ के नजदीक नहीं है, अर्थ से तकरीबन 500 मिलियन किलोमीटर आई थिंक, उसके लिए मैंने वो किया था। तो उसका नाम है 16 साइकी। तो ये बोलते हैं कि ये पहले एक प्लैनेट हुआ करता था, ये जो एस्ट्रॉयड है, तो ये एक और एस्ट्रॉयड से टकरा के, तो इसका जो अंदर का कोर बचा हुआ है, मतलब हमारे जमीन के अंदर भी एक कोर होता है, तो इन्होंने ये सैटेलाइट इसलिए उसके नजदीक भेजा है। और इसका मेन ये है कि वो मेटल का है, मतलब उसमें ज्यादातर मेटल है, पत्थर वगैरह इस तरह के।
तो इनका मेन मकसद ये है कि इसको इसलिए हम स्टडी करेंगे कि इसके स्टडी से हमें जो हमारे आर्क का कोर का पता चल जाए। तो इनका मेन फोकस यही है, कोर स्टडी करने के लिए ये मिशन किया जा रहा है। सही, चलिए आखिर में मैं चाहूंगी चिराग कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। बाकी ये कहूँगा कि मतलब कंटेंट के हवाले से मैं अभी इंस्टाग्राम या उसमें कंटेंट बनाता हूँ, मतलब लोग ज़्यादातर ट्रेंड फॉलो करते हैं। मतलब ये ट्रेंड के ऊपर नहीं है, अगर जिसका जिस तरह का कंटेंट है वो इसको कंटिन्यू रखें, जैसा कि 1 साल 2 साल या 3 साल, एक टाइम आएगा जब उसका कंटेंट मतलब ग्रो करेगा। ज़बरदस्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया चिराग बलोच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नासा प्रमोशन टीम के मेंबर आप हैं, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश। और ये बड़ी अच्छी बात की है फ़हीम, इन्होंने अक्सर जितने भी मुझे ये इन्फ्लुएंसर मिलते हैं या यूट्यूबर्स मिलते हैं ना, वो अक्सर ये कहते हैं पता नहीं कैसे मोनेटाइज होगा, कैसे चलेगा। उन्होंने कहा 2-3 साल मेहनत करें, जब वक्त आएगा खुद ही ग्रो करेगा। बिल्कुल, जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स वही मिलते हैं जो पूरे फैमिली के साथ ही यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे होते हैं। खैर, ये बड़े एजुकेशनल यूट्यूबर हैं माशाल्लाह से, बाकी सबको भी होना चाहिए और यकीनन होंगे भी। एक वक्फा लेते हैं क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। प्रोग्राम में आपका इंतजार रहेगा। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और फ़हीम आज बड़े हाई स्पिरिट्स में है, बड़ा इनका मूड अच्छा है। मैं जब भी देर से आता हूँ मैं हाई स्पिरिट में रहता हूँ ताकि मेरे पैसे ना कटें। चलिए यानी हाँ, हकीकत से मुंह नहीं छुपाया जा सकता क्योंकि हम वो शुतुरमुर्ग नहीं है जो ज़मीन में अपने गर्दन गाड़ कर ये समझ लें कि आसपास कुछ गलत नहीं हो रहा। नाज़रीन, गज़ा में इजरायली वहशियाना बमबारी जारी है जिसमें अब तक 4,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगर आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। जी हाँ, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक और फेसबुक ने तमाम गज़ा को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। नफरत अंगेज़ मवाद को हटाने के लिए फेसबुक ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 7 लाख से ज़ायद वीडियोस और नफरत अंगेज़ पोस्ट को डिलीट किया है। यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया पर इजरायली जारियत की 8,000 से ज़ायद लाइव नशरियात को भी ब्लॉक कर दिया गया है। एक जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से ऐसी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ गजा पर इजरायली बमबारी में 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर ओनियल दूस शहीद हो गया है। ओनियल दूस की ख्वाहिश थी कि वो बड़े यूट्यूबर बने और उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो। अब इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए महर साजिद अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि डिजिटल एक्सपर्ट है। तो अस्सलाम वालेकुम महर साजिद, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा महर, आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट टाइम है, हमने इससे पहले भी ये चीज़ देखी है और होती आई है। चूँकि ज़ाहिर है जिन मुबालिक का कुछ असर रसूख है ख़ास तौर पर मालिकान पर, इन जो सोशल साइट्स हैं इनके मालिकान पर, तो जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जिस पर शोर उठता है या प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसा ही होता है कि अकाउंट्स लोगों के बंद होते हैं, वीडियोस हटा दी जाती हैं और अब एक बार फिर से ये सिचुएशन देखने में आ रही है। और वो कंट्रीज़ जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं उनसे एक्सपेक्टेशन खैर हम नहीं रखते, लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सर, हमारे पास ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम इस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर वो जो 5 फातिहीन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, ये उन्हीं का है और इसमें फातिहीन और मफ्तूहीन की दुनिया है। मैं इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने लिंक शेयर भी किया आपके टीम के साथ कि 2017 के अंदर इंटरसेप्ट ने ये रिपोर्ट दी थी कि फेसबुक ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट डिसेबल किए हैं यूएस और इजरायली गवर्नमेंट के पुश करने के ऊपर। और उसके बाद यासिर अरफात की जो अल-फतह पार्टी थी उसका पेज डिलीट कर दिया गया था मार्च 2017 के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि यासिर अरफात की एक पिक्चर लगी हुई थी उसके ऊपर जिस पे उन्होंने पिस्तौल पकड़ी हुई थी या बंदूक पकड़ी हुई थी। और फ़लस्तीनी ये कहते 96% फ़लस्तीनी से जब ये पूछा गया कि आप सोशल मीडिया किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों के जो अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं उनकी न्यूज़ तक एक्सेस भी रोकी जा रही है। तो इट्स अलार्मिंग, इट इज़ सैड। लेकिन मसला ये है कि जब हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं हमें फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस का नहीं पता होता, हमारे पास कुछ हमें जो है वो पोस्ट कर देते हैं लेकिन हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते। तो अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन को समझ के पोस्ट करेंगे तो आपके ऊपर अगर इस तरह की कोई वॉलेशन आ भी जाती है तो उससे आप बच सकते हैं, उससे आपको स्ट्राइक नहीं आएगी। आप वो उस आर्टिकल जो आप इंटरसेप्ट की बात करें वो भी दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी, आपको याद होगा कि जब बर्बरियत कश्मीर में हुई है
पाकिस्तानियों ने ट्वीट्स किए हैं, पाकिस्तानियों ने अगर उस पर कुछ कंटेंट क्रिएट किया है तो उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक हुए हैं, बाकायदा आप उनको मोनेटाइजेशन खत्म हुई है, अकाउंट्स बंद हुए हैं। तो ये सिर्फ कंटेंट आपका बाजू का ठीक भी होता है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती है ना, मैं उसका हवाला दे रही थी। ये 3 तरह के इसमें ना हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें 3 तरह का कंटेंट आप ले लें। एक वो कंटेंट है जो कि बॉट्स, एआई बॉट्स जो है वो खुद ब खुद पकड़ते हैं। एक कंटेंट वो है जिसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज के थ्रू या उनकी जो उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं वो रिपोर्ट करती हैं ऑफिशियल चैनल के थ्रू उन प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। एक इस तरह का कंटेंट होता है। और तीसरी टाइप का कंटेंट ये होता है जिसमें बॉट्स उसको पकड़ते हैं, वो डीमोनेटाइज हो जाता है, उसकी रीच कम कर देते हैं, लेकिन वो उस पर वायलेशंस नहीं आती। तो ये 3 कैटेगरीज में हम इनको अगर डिफाइन कर लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है साजिद, हमने ऐसा कर लिया, लेकिन जो सैरिश का कहने का मकसद है ना, वो ये बता रही हैं कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते हैं। आप हिटलर ने जो किया जर्मनी में यहूदियों के साथ, उसके ऊपर कोई पोस्ट अगर आप करते हैं वो फौरन ही आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ये मजाक ना उड़ाएं। लेकिन जब भी इस्लाम की बात आती है तो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो दिल में आता है वो कर लेते हैं। खैर ये उनका मौक़िफ़ था बयान करने का, इसको हम आज तक रोक नहीं पाए और हमें लगता भी नहीं है कि शायद हम किसी वजह से रोक पाएंगे, चाहे जितनी भी हम पॉलिसी फॉलो कर लें। उसके ओनर जो चाहेंगे होना एट दी एंड वही है। फिलहाल ये जो सब हो रहा है, जो हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो फलस्तीन में नहीं हो पा रहा है, मैं चाहूंगा कि अगर हमारा प्लेटफॉर्म किसी भी हवाले से किसी भी शख्स कोई भी देख रहा हो और उनकी रीच हो गजा में किसी भी लेवल पे, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से फलस्तीनी, क्योंकि वहां इंटरनेट तो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस उनसे ले लिया गया है, किस तरीके से वो इस एक्सेस को दोबारा गेन कर सकते हैं? क्या कोई एथिकल हैकिंग में इसके लिए कोई तरीकेकार मौजूद है, या वीपीएन के जरिए जो है उसे एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या वो तरीकाकार है जिससे वो अपनी आप बीती बता सकते हैं? देखिए, इंटरनेट की एक्सेस ही अगर उनको नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो एथिकल हैकिंग या वीपीएन का वो क्या एक्सेस है, इंटरनेट की एक्सेस तो अभी तक है। हाँ, तो बिल्कुल वो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वीपीएन के थ्रू जो है वो जो है इंटरनेट तक एक्सेस करके अपने इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमें भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। मल्टीपल जो है वो ट्विटर जो है वो इस मामले में इतना ज़्यादा रिलेक्टेड नहीं है जितना फेसबुक इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है और यूट्यूब इसके ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है। तो ट्विटर के ऊपर काफ़ी लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और डेफिनेटली अब मैंने जैसे कहा कि हम जिस वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, ये सारी कंपनीज ड्राइव कहाँ से होती हैं? वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है? जितने भी बिजनेसेस हैं जो एड्स चलाते हैं, जब वो आप यूं देखें ना, उन बिजनेसेस के थ्रू भी इन प्लेटफॉर्म को पुश किया जाता है कि आप जो एडवर्टीजर हैं वो ऐड ही नहीं चलाएंगे इस तरह के कंटेंट के ऊपर, तो इस तरह प्लेटफॉर्म रोक लिया जाएगा। तो साजिद, मैं यहाँ से एक फेवर आपसे और चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि वो क्या गाइडलाइंस हैं जिसे हम फलस्तीन में होने वाले मजालिम को जो है वो हाईलाइट भी कर सकते हैं और उसका इंपैक्ट ये भी ना पड़े कि जी हमारी आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाए, डीएक्टिवेट कर दिया जाए, डीमोनेटाइज कर दिया जाए, इस चीज से बच जाए। तो वो जो गाइडलाइंस, हैशटैग्स या वो विजुअल्स जो कि हमें नहीं दिखाने चाहिए, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। जिसमें देखें, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनकी इंसाइटमेंट टू वायलेंस की पॉलिसी है, जिसका वो बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंटेंट को जो है वो रिमूव करने के लिए। आप जो है वो सेल्फ इंजरी जो है नहीं दिखा सकते, आप ब्लड बहता हुआ जो है नहीं दिखा सकते, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको वो समझते हैं कि वो टेररिस्ट है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में कोई बात नहीं कर सकते। आप या ऐसी कोई जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर यूएन लेवल के ऊपर कोई सैंक्शंस हैं, तो आप फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में बात नहीं कर सकते। ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उनका नाम नहीं ले सकते ना, बात तो कर सकते हैं, नाम नहीं ले सकते उनका। नहीं, नाम ले सकते हैं लेकिन आप उनके हक में बात नहीं कर सकते। आप उनके खिलाफ कर सकते हैं, आप उनके हक में नहीं कर सकते। तो इट इज सैड बट दैट इज द केस राइट नाउ। जब आप अपना कंटेंट, मुझे ये बताएगा कि ये हैशटैग्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी ने सर्च करना है तो हैशटैग्स रेलेवेंट होंगे तो ही हम उसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब बाजू का, जिस तरह फ़हीम ने कहा कि नाम ना लेना वो एक अलग चीज़ है, हम लोग अपने तरीके से दूसरे अल्फाज में भी बयान करते हैं कि भाई जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वो मैसेज हमारा आगे तक पहुंच जाए। आप मुझे इससे हट के कोई ऐसी टिप दीजिए जो कि हमारे देखने वालों के लिए कारआमद साबित हो, जो कि इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और उनका फिर अकाउंट भी हैक नहीं होगा या ब्लॉक नहीं होगा, वो क्या हो सकती है इससे हट के? देखिए सैरिश, जो आप एआई प्लेटफॉर्म्स है ना, जब आप कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, चाहे वो इमेज की फॉर्म में होता है, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में होता है, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में होता है,
एआई प्लेटफॉर्म उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको सीन बाय सीन उसका एक टेक्सचुअल, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं मेटा डाटा, वो मेटा डाटा उसका बना रहे होते हैं। तो जो हैश टैग्स आप लगा रहे हैं, अगर वो हैश टैग्स आप लगाएं नहीं और आप उसको वीडियो में सिर्फ बोल दें, तो वो जो वीडियो का मेटा डाटा का पार्ट बन जाते हैं और वो सर्च में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर जो कन्वर्जन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट जब आप हैश टैग यूज़ करेंगे या डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो है ना आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे तो एआई बॉट्स उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। तो आप अपनी वीडियो के अंदर अगर वीडियो बना रहे हैं तो बोलें, और अगर आप इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो इमेज डिज़ाइन करते हुए आप इस तरह की वर्डिंग का इस्तेमाल करें। साजिद, यहाँ पे आपको रोकूंगी, आपको खैर पता ही होगा आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जो कोई भी नोन पर्सनालिटी अगर किसी चीज़ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहती है, बाकायदा कार्ड्स के ऊपर उस पूरे इशू को डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन उस कार्ड्स को टर्न करते जाते हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। ये भी क्या मतलब कारआमद है? इस पे भी यहाँ तो आ सकती है कोई ब्लॉकेज या फिर कोई भी स्ट्राइक? देखिए, अब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जब एक्शन लेना है तो कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई पॉलिसी उनको मिल जाएगी। लेकिन आपके साइड पे क्या होना चाहिए, अगर कोई वायलेशन आती है आपकी साइड के ऊपर, तो आपके पास कम से कम ये राइट तो होना कि आप उनको जाके उन्हीं की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बताएं कि देखें ABCD पॉलिसी के अगेंस्ट मेरा कंटेंट जो है वो जेन्युइन है, आपने गलत स्ट्राइक दिया मुझे या आपने गलत वायलेशन दिया। तो आपने सिर्फ अपनी साइड सेफ रखनी है पोस्ट करते वक्त, ताकि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल ना हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सेस आपके पास होगी आप उतनी ही आवाज़ उठा सकते हैं उनके लिए। अगर वो एक्सेस का जरिया ही आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आप आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? मैं यही जानना चाह रहा था पहले भी कि फिर हमें ये बताइए कि वो क्या चीज़ें, जैसे आपने एक बताया कि जी वायलेशन जो है वो आप नहीं दिखा सकते हैं, उसे आप ब्लर कर दें कि ब्लैक एंड वाइट कर दें कि रेड ब्लड जो है वो नहीं दिखना चाहिए, विजुअल्स ऐसे नहीं दिखने चाहिए, कोशिश करें अवॉइड करने की, अगर नहीं कर पाते तो ब्लर कर दें स्क्रीन। ये एक वायलेशन हो गई है जिसकी वजह से आपको ब्लॉक या डीएक्टिवेट किया जाता है। बाकी क्या वायलेशंस हैं? देखिए, आप इंसाइट ना करें किसी को ना, अपनी वीडियो बनाते वक्त किसी को इंसाइट ना करें। लोग ये कहें ना, ये वर्डिंग ना कहें कि जी आप जाके ये कर दें या वो कर दें, इस तरह की बातें ना करें वीडियो के अंदर। इसी तरह से जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो डेफिनेटली उनकी वो पॉलिसी उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगी कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस की पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। सेल्फ इंजरी आपने नहीं दिखानी, आपने हैश टैग जो यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन जो यूज़ करनी है, उसके अंदर कोई रेशियलिज्म यूज़ नहीं करना। आपने किसी लेट से अरब्स हैं या जूस हैं या क्रिश्चियंस हैं, आपने किसी मज़हब को, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पर्टिकुलरली टारगेट होता हुआ नज़र ना आ रहा हो। आप एक बैलेंस्ड बात कर रहे हो, जनरल बात कर रहे हो, और फिर अपना जो नुक्ता नज़र है उसके अंदर इस तरह से बयान कर रहे हो कि वो एक वन साइडेड स्टोरी जाती हुई ना लगे। तो हाईली चांसेस है कि आपकी कंटेंट वो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी इस तरह की ब्लॉकेज या स्ट्राइक से या डीमोनेटाइजेशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मेहर साजिद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और कंटेंट कैसे हमें क्रिएट करना है कि वो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, ये आपने हमें अच्छे से समझाया। अब हमें आगे कुछ खेल के मैदान से खबर हमारे पास आ रही है फ़हीम, जो कि हमें शेयर करनी है। 28 अक्टूबर को जनाब जर्मनी में डेनिस जेम्स क्लासिक बताया जा रहा है कि उस पर होने वाली एक एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। 2022 का टाइटल अपने नाम करने वाले एहसन असलम जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, वो वाहिद पाकिस्तानी है जो रवां साल जर्मनी में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। वैसे आपको बाय द वे शौक है बॉडी बिल्डिंग का? हाँ, बस शौक की हद तक है, और मैं बड़ा रेगुलर भी हूँ जिम के लिए, फी पे करने में, हर महीने पे कर देता हूँ। किसी ना किसी दिन जाएंगे भी। खैर एहसन, वेलकम टू द शो। Thank you, sir. Thank you for inviting me to Bold TV. I'm very glad to be here. सर, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है आप डेनिस जेम्स में जा रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पर जीतेंगे भी। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला जो है इसे तस्वुर किया जाता है, माना जाता है, और जो डेनिस जेम्स में चला जाए वो फिर बेहतरीन तनसाज होता है। तो अपने बारे में ज़रा ये बताइएगा कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, क्योंकि मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। तो कोई मोटिवेशनल स्पीच अगर आपकी मिल जाए, स्टोरी अगर आपकी ऐसी हो कि मज़ा आ जाए भाई, और कल से ही हम कहेंगे यार बस अब जिम जाना है। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इट्स वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और काफ़ी सारा आप सबसे पहली एक चीज़ आपने कहा ना मोटिवेशनल स्टोरी। तो सर, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता फिरूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास होती है कि हम किसी तरह जो है ना वो चीज़ अचीव कर लें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की ये चीज़ होती है। अब लास्ट टाइम जब मैं एशियन चैंपियनशिप जीत कर आया था तो वहाँ
मुझे वहाँ का भी नहीं पता था कि वहाँ पे मैं जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते तो हमें अब कुछ आइडिया तो होता नहीं है। तो लेकिन जीतने के बाद जो है ना वो पाकिस्तान का झंडा लहराना एक आलमी सतह के ऊपर, दिस इज समथिंग दैट वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एग्जैक्टली दिस इज तो वो चीज जो है ना वो हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि नाउ गेट अप। समटाइम्स ये भी होता है कि अब जैसे डाइट जब हम कर रहे होते हैं तो दिल भी नहीं करता समटाइम्स जाने का जिम, लेकिन एक चीज जो है वो हमें हमेशा मोटिवेट रखती है कि नहीं उठो, कुछ करना है और बस आपने जो है ना मुल्क के लिए जो है वो स्ट्रगल करते रहना। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अच्छा वैसे एक बात आपको बताऊं ऐसा, ये शौक भी कुछ सस्ता नहीं है। आपने मिडिल क्लास तबके की बात की है, तो एक गरीब बंदा तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, अच्छी खुराक होगी, फिर जिम के पैसे आपको अलग पे करने हैं, इंस्ट्रक्टर को अलग पे करने हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। जरा कुछ अपना बताएगा, आपको ये शौक पैदा कैसे हुआ, फिर आपने इसमें जो मेहनत की है, आपकी रूटीन लाइफ क्या है? मैम स्कूलिंग अच्छी थी और स्कूलिंग में ये था कि जब तक क्या नाम लेते हैं घर के हालात थोड़े बेहतर थे तो तब तक ना मेरी स्कूलिंग में मुझे काफ़ी सारा ना सपोर्ट मिलता था। वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लासेस थी और प्रॉपर जो है स्पोर्ट्स का निज़ाम था। मैट्रिक तक जो था वो यही सिलसिलाकार चलता रहा। उसके बाद जैसे थोड़े हालात ख़राब हुए तो हुआ ये कि बाद में मेरा सारा स्पोर्ट्स का जो क्राइटेरिया था वो छूट गया। तो किसी ने कहा कि यार तुम स्पोर्ट्स मैन, थोड़ा बहुत में स्पोर्ट्स का शौक है, तो अगर तुम अपना वैसे पूरा नहीं कर सकते तो व्हाई शुड यू नॉट जॉइन अ जिम। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा जिम ज्वाइन करना शुरू किया। तो आप लगा लें कि ये 2012 की मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैंने जिम जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टार्ट किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 2018 में मुझे याद है कि मैंने जो है बहुत ही डिविजनल लेवल के ऊपर जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। जबरदस्त। तो यस डेफिनेटली वेरी मतलब कि बहुत सारा खर्चा, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारा खर्चा और बहुत सारे पैसे जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो कर रहा, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय भी हूँ, तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ करके जो है वो मैनेज हो जाता है। अच्छा ऐसा नहीं, एक चीज़ और बताइएगा, अभी हमने देखा आपके इस फ्रेम में जो है वो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आपके अलावा भी जो है वो नज़र आई है। तो मुझे बताइए कि भाई किसी शायर से पूछो ना शायर क्यों बने? ऐसा बेवफाई की वजह से शायर बन गया, भाई दिल टूट गया इसलिए बन गया। आपके बैकग्राउंड में भी एक गिटार रखी हुई है, तो ये क्या जिसने गिटार दी थी उसके गम में आपने कहा कि नहीं अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? नहीं सर, ये इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। अच्छा। बेसिकली हम लोग जो है ना ये जेंडर वाला जो वैसे सॉरी आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं बता दूं वो गिटार आपके सामने ना वायलिन लग रहा है। हाँ, मेरा बेसिकली मेरा है भी नहीं, मेरे छोटे भाई का है। अच्छा। और मैं जो है इस चीज में कभी बिलीव भी नहीं करता हूँ कि लाइक आप किसी इंसान के लिए जो है वो इस तरह की चीजों में पड़ जाओ। बहुत सारे लोग जो है वो मैंने काफी सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग देखे जो भी कहते हैं जी हमारा दिल टूट गया तो हमने। अच्छा चलें, आपका दिल नहीं टूटा लेकिन आपको शौक तो होगा ना, अगर आप बजाते हैं तो आप बजा के हमें दिखाइए ताकि हम देखें आप में और कितना टैलेंट है। हाँ, मैं नहीं बजाता हूँ, दिस बिलोंग्स टू माय यंगर ब्रदर। ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है ऐसे किसी बॉडी बिल्डर का दिल भी टूटे ना तो वो जो है वो आड़ी टेढ़ी चीज़ों में नहीं पड़ता कि यार दोस्तों के साथ संगत में बुरी संगत में पड़ गया, वो जाएगा वो बोलेगा यार प्रोटीन का डब्बा दो भाईजान मुझे। प्रोटीन। अच्छा अब प्रोटीन की बात निकल आई है तो सप्लीमेंट पे भी बात कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि बगैर सप्लीमेंट के तो ये सभी जानते हैं कि इतनी ज़बरदस्त शेप के साथ आप रेडी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स पे आपको वो सारी न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। तो सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो पहले ये भी बताइएगा कि आप क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या आप स्टेरॉइड्स की तरफ गए हैं अभी तक, और उन स्टेरॉइड्स की तरफ जो कि लीगल नहीं हैं जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कंपटीशन में तो आप तो गए ही नहीं होंगे और जा ही नहीं सकते, आपके तो टेस्ट होते हैं बाकायदा। तो जो लोग जाते हैं बड़े तेजी से गई 3 महीने में बॉडी तैयार, बस खतरनाक किस्म के जो है वो आप शान बनकर आ गए हैं और मतलब आपने बस अपनी पर्सनैलिटी जो भी देखी हुई उसको फॉलो कर लिया, वो कितना गलत करते हैं ये इलीगल स्टेरॉइड्स लेके, ये भी बताइएगा। सर देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि कंपैटिटिव बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी वेरी डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स ना 2 डिफरेंट चीजें हैं। अब सप्लीमेंट्स की अगर बात की जाए तो यस आई टेक अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, जैसे आपका प्रोटीन शेक हो गए, उसके बाद आपके मल्टीविटामिन्स हो गए, और ये वो चीजें हैं जो आपको किसी भी लोकल दुकान से भी, किसी भी अच्छी दुकान से जो है वो आपको मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज जो है ना जो आपको इजीली एक्सेस हो जाती है, वो समझ लें उसका इतना साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मतलब कि अगर आपके नॉर्मल गोल्स हैं, ठीक है, तो यू कैन टेक सप्लीमेंट्स।
मल्टी वाइटामिन आप 8 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक की उम्र का जो है वो एक इंसान जो है वो इजीली कंज्यूम कर सकता है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि इजीली आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टीरॉइड्स की, तो यस डेफिनेटली अगर मैं बात करूं स्टीरॉइड्स की, तो यू हैव नो आइडिया हाउ मच severe side effects of steroids you can see। इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स आप उसके देख सकते हो अगर आप उसकी तरफ जाते हो। कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग के लिए ये चीज के अंदर जो है ये चीज बहुत आम हो गई है। अलमिया ये है कि जब हम इंटरनेशनल स्टेजेस की बात करते हैं तो वहां पर उनके अगर वो ये चीजें कंज्यूम कर भी रहे हैं तो वहां पर उनके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनको गाइड करने वाले पर्सन्स हैं, कितनी अमाउंट लेनी है, किस तरह लेनी है, किस लेनी भी है। दूसरा ऐसा आई थिंक सो इस तरह के ब्रांड्स जो कि इतनी डेंजरस चीजें एक तो बेच रहे हैं उनको भी बैन होना चाहिए और उन जिम्स को भी बंद कर देना चाहिए जहाँ पे बगैर पढ़े लिखे नॉन प्रोफेशनल किस्म के इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं जो कि रागिब करते हैं, कन्विंस करते हैं कि नहीं आप ये खाइए ताकि आप जल्दी अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। खैर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एनी हाउ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बाहर, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक और बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम हमें दिया। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। डेनिस जेम्स में जो है जी अब मैंने भी जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं शायद देखने के लिए ही जा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ देखने ही जा सकता हूँ, मैंने खुद ही कह दिया जी, मैंने खुद ही क्लियर कर दिया मैं देखने जा सकता हूँ। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो हम देखने के लिए जाएंगे, आप भी जाइए, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाइएगा क्योंकि वक्फा ज़रूरी है और वक्फे के बाद आपका इंतजार रहेगा दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारी कोशिश होती है कि हम सभी का ख्याल रखें, ना सिर्फ खेलों से मोहब्बत करने वालों का या पॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट होता है उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम ज़रूर अपडेट रखते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फूड लवर्स की बात ना की जाए या उनका तो ख्याल आप निहारी बना के ले आई, आपने वादा किया था टीम के लिए लाऊंगी। नहीं, इतनी सुबह सुबह मैं बिरयानी नहीं बना सकती। निहारी की बात हुई थी, निहारी बिरयानी कुछ नहीं बन सकता। एनी हाउ कुछ खाबों की बात चूंकि मैंने की है तो इस्लामाबाद के शहरी 51 मसालों से तैयार करदा हुंजा बिरयानी के दीवाने हैं। तो ब्लू एरिया में स्टॉल लगाने वाले मोहम्मद अलीम कहते हैं कि दिल्ली से आने वाले आबाओ अजदाद की रेसिपी का करिश्मा है कि चंद घंटों में ही बिरयानी की देगें बिक जाती हैं। जनाब ऐसा क्या इस बिरयानी में है? लेकिन 51 मसाले की मैंने पहले दफ़ा सुना है। इतने मसाले तो नहीं डलते बिरयानी में, लेकिन इस बिरयानी में डल रहे हैं। तो ये कैसी बिरयानी है हुंजा बिरयानी, ये हमें बताएंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी आलीजा बताइएगा, हमारे बल्कि पार्सल भी ले लीजिएगा। इस वक्त हम इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में मौजूद हैं और आज आपकी हम एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मुलाकात करवाएंगे जो पिछले 5 साल से इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में बिरयानी बेच रहे हैं। 51 मिसालों से तैयार करदा हुंजा बिरयानी के लोग बड़े मता हैं। अलीम इनका नाम है और ये लोगों को बिरयानी बेचने के साथ साथ अपनी शायरी से और अपनी चिकनी चपड़ी बातों से महसूस भी करते हैं। अलीम भाई बताइएगा कैसा काम चल रहा है आपका? और आप मैं देख रहे हैं थोड़ी देर में आपने देगचा खाली कर जी बस ये सिर्फ वालदा की दुआ है और सच्ची दयानतदारी से काम करते हैं जिसमें तमाम तर चीज़ें बहुत ही शफाफियत से और आला तरीन चीज़ें डालते हैं। आला तरीन चावल, बासमती चावल। क्या खासियत क्या? सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हमारी वालदा की रेसिपी थी जो मिसिस को दी और वो असल में पीछे दिल्ली की थी। और ये हमारी कोई बहुत सदियों पुरानी रेसिपी है और लोगों ने बड़ी कोशिश की इसको पकड़ने की, इसको कोई भी ना पकड़ सका। तो 2-4 मेन इंग्रेडिएंट्स बताइए। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ईरान तेहरान का ज़ाफ़रान डलता है जो कि बेपनाह फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि बासमती चावल में कोई माइकल हाल नहीं बना रहा, पूरे पाकिस्तान का चैलेंज है। और तीसरा हमारी मिसिस बहुत उससे बनाती हैं बड़े कंसनट्रेट से। हमारा छोटा काम है, हम काम बहुत बढ़ा सकते हैं, हमने खुद नहीं बढ़ाया तो काम बढ़ाएंगे तो क्वालिटी हमारी ख़राब हो जाएगी। हम सुना है कि आप शायरी से भी लोगों को महसूस, शायरी छोटे मोटे बस हम ऐसे गुनगुनाते रहते हैं। तो हमें भी सुना है शेर इस वक्त कह देते हैं कि उस जगह रहमत भी बरसने को तरसती है अलीम, उस जगह रहमत भी बरसने को तरसती है अलीम, खुश हुआ करता हूँ जहाँ इंसान को इंसान देख के। बस इंसान एक अच्छे बन जाएं, बहुत बात की वो सब बात की बात। बहुत अच्छा पैगाम भी दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं। आप बताइए आप कितने अरसे से यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए आ रहे हैं? आज भी हम देख रहे हैं बड़े मज़े से आप। जी वो गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं इनकी बिरयानी जो है वो खाता हूँ और माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ग़िज़ा के राज से आगाह किया है, क्योंकि जो खाना खिलाना सुन्नत नबी भी है, तवाज़ु में भी आता है और नहायत ईमानदारी से देते हैं। खाना खाने के बाद जो मेरी महसूसात हैं वो बहुत अच्छे होते हैं।
बजाय ये कि हम कहीं और से खाना खाएं तो हमारे स्टोमक में, मैदे में जलन और बहुत सारी कैफियत हमारी तब्दील हो जाती हैं। तो इस हवाले से मैं तकरीबन डेली 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके इनसे रोज़ाना बिरयानी खाना। रोज़ाना ये 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और अलीम भाई की बिरयानी खाने आते हैं। कुदरती मसालों से तैयार करता और शफाफ तरीके से तैयार करते हैं। 51 मिसालें इसमें डालते हैं। लोग इसके मोतरिफ हैं और अलीम भाई की बातों से जी बहुत बहुत चीज़ा। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी के साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त शायरी भी सुना दी कि उस जगह रहमत भी बरसने को तरसती है अलीम, उस जगह रहमत भी बरसने को तरसती है अलीम, जिस जगह पड़ जाए बिरयानी के ऊपर हलीम। ये कराची वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं। कराची वाले समझते हैं रमज़ान में बड़े ज़बरदस्त जो है वो हलीम बिरयानी मिलता है। खैर बिरयानी की बात निकल आई तो आपको बताइए कराची वाले जो हैं उनके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कराची वाले अपना कंपटीशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन इस बिरयानी को देख के और सुन के मुझे लग रहा है कि इसका ताल्लुक भी जो है वो कराची की किसी ना किसी रेसिपी से ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसका ताल्लुक है दिल्ली से। बिल्कुल, तो दिल्ली से अगर ताल्लुक आ रहा है तो फिर यहाँ पर ज़रूर पहुँचेगा। चलिए जी, बिरयानी भी खाएंगे, लेकिन अभी एक अफसोसनाक खबर है, वो भी कराची से ही है। तो कराची में और भी बहुत कुछ हो रहा है। चंद दिनों पहले की बात है, कराची के एक फार्म हाउस से एक लड़की की चादर में लिपटी हुई दफनशुदा लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक ये लड़की कराची के एक फार्म हाउस में डांस पार्टी के दौरान ममनुआ दवा खाने से जान बहक हुई थी और इस फार्म हाउस का मालिक एक ताकतवर सरकारी अफसर है, जिसके कहने पर फार्म हाउस के अमले ने लड़की को चादर में लपेट कर दफन कर दिया था। इस मामले की तहकीकात शुरू हुई तो इंकिशाफ हुआ कि इस फार्म हाउस में डांस पार्टीज़ होती थीं और कई ख़वातीन को यहाँ लाया जाता था जिन्हें ममनूआ अद्वियात दी जाती थीं। पुलिस ने मज़ीद तहकीकात के लिए जब ईदी और छिपा से डेटा जमा किया तो पता चला कि चंद माह में ऐसी 12 जवान लड़कियों की लाशें जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी लावारिस के तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर दफन कर दी गई हैं। और SSP पुलिस ने इस वाक़े की मज़ीद तफसील बताई है। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात होगी। एक फार्म हाउस था, वहाँ पे जो है वो यानी नाजायज़ तौर पर जो है वो एक ब्रथल हाउस चलता था और उसको जो है कोई एक सरकारी अफसर है वो रन कर रहा था। तो वहाँ पे जो है वो लड़कियाँ ले आई जाती थीं, फिर उनको जो है डांस वगैरह पार्टी के बाद जो है वो एक की गोलियाँ दी जाती थीं और वो बड़ी सेंसिटिव गोलियाँ होती थी, उनकी थोड़ी सी मिकदार जो है ज़िंदगी इधर उधर कर सकती थी। तो उसमें जो है वो एक बेचारी लड़की को, मुल्तान की लड़की थी, उसको वो ले आए और उसको ज़बरदस्ती वो गोलियां उन्होंने इस्तेमाल करवाई, तो उससे जो है वो उसकी डेथ हो गई। इसमें जो है एक खदशा ये भी है कि इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके होते हैं, लेकिन ये चूँकि केस ट्रेस हो गया तो इस पर पता चला है। तो ईदी और छिपा से तकरीबन हमें जो है 12 के करीब इस तरह की डेटा रिसीव हुई है, जिसमें यंग लड़कियां हैं लेकिन वो जो है उनका कोई वाली वारिस नहीं है और उनको दफना दिया गया है और उनकी लाशें भी ऐसे ही मिली थी। तो शायद इन्हीं जो है वो फार्म हाउसेस वगैरह पर जो है ये कत्ल हुई हैं और उनके बाद पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो आपने जान लिया है। अब माजरा क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, इस सारे मामले का इंकशाफ जब हुआ, जब 27 सितंबर को सच्चल के इलाके में एक कंबल में लिपटी हुई लड़की की लाश मिली। उसका मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ट्रांसफ़र हुई। तो राय तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि इस लड़की की लाश को एक फार्म हाउस में डांस पार्टी के दौरान इस लड़की की जो है वो हलाकत हुई और नशावर गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इस लड़की की मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान SIU ने तफ्तीश करते हुए खातून समेत 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया, जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जिस फार्म हाउस में इस लड़की की मौत वाक़ई हुई है वो एक सरकारी अफसर का है। और मुल्ज़मान ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि सरकारी अफसर की जानिब से ये कहा गया था कि लड़की की लाश को फौरी तौर पे किसी और मुकाम पे ठिकाने लगा दिया जाए। साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP जुनेद शेख, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इस तरह की जो पार्टीज़ हैं उसमें जो लड़कियों की मौत वाक़ई हो जाती है वो नशे की गुलजार, ये नशे की ज़्यादती बताई जा रही है जिससे ये लड़की की मौत वाक़ई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त समाजी रहनुमा ईदी फाउंडेशन से ताल्लुक़ है, फैसल ईदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले फैसल साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि ये कड़ी से कड़ी किस तरह मिली, क्योंकि ये लावारिस लाशें बनाकर बताया गया कि जी आप लोगों के पास लाई गई और आप लोगों ने दफनाया इनको, तो ये कैसे मालूम पड़ा कि ये लड़कियां उस फार्म हाउस पर मौजूद थीं और इनकी शनाख्त भी नहीं हुई और लावारिस बनाकर आप तक पहुंचाई गई? ये हमें सड़कों से मिलती है और हमें पुलिस हवाले करती है। हम कभी डायरेक्ट किसी भी लड़की को सड़क से उठा के दफन नहीं करते। हम हमेशा जब भी कोई लाश हमें मिलती है तो हम सबसे पहले पुलिस को इत्तला देते हैं। तो पुलिस की बाकायदा जो है वो थाने की टीम आती है और उसकी FIR होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। ये सारे प्रोसीजर्स के बाद
जो है ये मैयत हमारे हवाले की जाती है। तो ये जो सरकारी प्रोसीजर होता है ये सारा हुआ है, लेकिन अब उस लड़की की शनाख्त नहीं हुई, वो एक दूसरा मसला है। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि आपके पास तो ऐसी कई लाशें आती हैं, आप ये समाजी काम जो है वो काफ़ी अरसे से, आपके वालिद साहब तो पूरी दुनिया में नाम रखते हैं इस काविश का जो उन्होंने शुरू की है, तो आपके पास कई लाशें ऐसी आती होंगी जिनकी शनाख्त नहीं हो पाती होगी। क्या नादरा से आपका कोई कनेक्शन या कोई इस तरह का राब्ता हुआ या आपने करने की कोशिश की कि वो आपको फैसिलिटेट करें कि थंब इम्प्रेशन के ज़रिए आप शनाख्त कर सकें कि ये किसकी लाश है? जी बिल्कुल, हमारे पास नादरा का सिस्टम है और उसमें तकरीबन 40% 50% लाशें जो है वो इस काबिल अगर हो कि उसकी फिंगरप्रिंट्स ली जा सकती है, तो वो हम लेके नादरा को ईमेल करते हैं, तो नादरा हमें 4-5 दिन बाद जो है वो उसको सर्च करके जवाब देता है कि ये इसकी शनाख्त हुई है या नहीं हुई। अगर शनाख्त हुई होती है तो वो हमें डिटेल दे देते हैं कि ये इसका एड्रेस है और इसके रिश्तेदारों का एड्रेस है, आप उनसे रब्ता कर लें, तो फिर हम उनसे रब्ता कर लेते हैं। लेकिन 50-60% ऐसी लाशें होती हैं जिनकी शनाख्त नहीं होती, क्योंकि उनकी फिंगरप्रिंट्स नहीं ली जा सकती, या पुरानी होती हैं, या कोई ना कोई वजह होती है कि उनकी फिंगरप्रिंट्स नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपको इस हवाले से कहूं कि ये कई सालों से मैं भी देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो पोश इलाके हैं, अमीर इलाके हैं, उनके यहाँ पार्टियां होती हैं, जी बिल्कुल, नाइट पार्टीज होती हैं, उसमें गरीब घराने की आजाद ख्याल लड़कियों को ये बुलाते हैं और नशे की आदत लगाते हैं। हमारे पास हमारे जो मेंटल और जो रिहेबिलिटेशन शेल्टर होम हैं है, आपके, वहाँ पे शेल्टर होम है खवातीन के, उसमें कभी कभार ऐसी खवातीन आती हैं, यंग लड़कियां आती हैं जिनको इनके माँ बाप घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो नशे की आदी हो जाती हैं, और वो इस तरह की जो पार्टियां होती हैं ना, जो नाइट पार्टियां होती हैं पोश इलाकों में, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, उनमें ये यूज होती हैं, उनको ड्रग्स दिया जाता है और उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, और क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं तो वो इन पार्टियों की आदी होती हैं। तो ये हमारे पास बाज़ औक़ात इलाज के लिए आती हैं, या बाज़ औक़ात इनके साथ होता ये है कि ये आवारागर्दी में कहीं सड़क पे नशे की हालत में पुलिस को मिलती है, तो पुलिस जो है ना वो हमारे हवाले कर देती है ताकि हम इनके गुरसा को तलाश करके, फिर वो 1-2 दिन हमारे पास रहती हैं, वो फिर चले जाती हैं, क्योंकि बालिग होती हैं, उनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, तो वो फिर चले जाती हैं लड़ झगड़ के, या फिर उनके गुरसा को हम बुला के, इनके माँ बाप को बुला के भी हम इनको दे देते हैं, लेकिन इनके माँ बाप अक्सर औकात इनसे जो है वो नाराज होते हैं। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जब आपके पास लाशें आती हैं और उसके बाद आप लोग ये सारा प्रोसेस होता है, नादरा वाला भी, पुलिस का भी, पोस्टमार्टम भी, इसमें कितना वक्त लगता है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इसमें रेशो क्या है, 1 महीने में कितनी ऐसी लाशें या फिर ऐसी खवातीन आप तक आती? देखें, खवातीन का तो रेशो कम है, लेकिन हमारे पास लाशें जो आती हैं साल में वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार लाशें हमारे पास सालाना, कराची, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान को आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इसको आप 2 गुना मल्टीप्लाई कर दें तो कराची में इतनी लाशें आती हैं। और शनाख्त का जो अमल है, हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेके ईमेल करते हैं नादरा को, नादरा इसको जो है वो तकरीबन 4 दिन से 6 दिन 8 दिन तक भी जो है ना हमें रिस्पांस देता है, और जैसे ही हमें रिस्पांस आता है या तो नील की शक्ल में आता है या फिर उसका एड्रेस हमें दे देते हैं, तो फिर वो एड्रेस पे हम राब्ता करके उनके जो वर्षा होते हैं उनको वो लेकर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, यहाँ मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपने जो अभी बात की है कि आप सबसे राब्ते में हैं, पुलिस के अफसरान से आप राब्ते में रहते हैं, और जो दीगर अफराद हैं उनसे भी आप राब्ते में, जो कि डिसीजन ले सकते हैं, जिनके पास इतनी पावर है कि वो डिसीजन लें। तो ये बताइए कि जो नशा और अद्वियात जिनका आप इतना जिक्र कर रहे हैं, इनके ऊपर क्रैक डाउन क्यों नहीं हो पाता? यकीनन आपने भी ये अपील की होगी इन सब से कि भाई इस चीज़ को रोके, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, रेशियो बढ़ रहा है, आपके पास लाशें आ रही हैं, आपके पास वो लोग आ रहे हैं जो कि इसके इफेक्टीज हैं। तो आपने ये जब उनसे बात की तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, हम बात नहीं करते हैं। देखिए, जब ये लाश मिलती है, FIR है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कॉज मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको बताऊं इसमें आपको कोई गवाह भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। गरीब घराने की आजाद ख्याल लड़कियों को ये नशे में डाल के सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है अमीर तबकों के अंदर, और ये यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, ये दुनिया भर में, ये मगरिब के अंदर भी ऐसी चीजें जो है वो पाई जाती हैं, जो कि इंसानी हकूक के अलमबरदार अपने आप को कहते हैं। वहां पर भी ये चीजें हैं कि नशे के अंदर इनको इस्तेमाल करके इनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, और फिर जब बाज़ औक़ात ओवरडोज होता है तो ये लड़कियां मर भी जाती हैं, और या तो इनके साथ तशद्दुद किया जाता है तो भी मर जाती हैं, क्योंकि ये कमज़ोर बहुत होती हैं जिस्मानी तौर पर।
अच्छा, वैसे फैसल साहब इसमें और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, मैं चाहूँगी आपकी राय यकीनन मानी रखती है, क्योंकि आप तो खैर देख रहे हैं सब कुछ और हैंडल भी कर रहे हैं। ये महंगाई या फिर ये जो अभी मुआशी तौर पर हालात हैं, उन्होंने कितना इसको मजीद मामले को संगीन बना दिया है कि इसकी तादाद भी बढ़ गई है? देखिए, कुरान में भी लिखा है कि भूख जो है वो इंसान को शिर्क की तरफ ले जाती है। तो जिस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ जाए तो प्रोस्टिट्यूशन और जिस्म फरोशी बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल हम सोचते भी हैं और हमने देखने में भी मिली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, उनकी मदद नहीं की जाती। तो ये सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ एक इवन लोग मौजूद हैं जो कि फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह से जो है वो जुल्म करते हैं इन बच्चियों के साथ। और एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त हमारी गरीब घरानों की बच्चियां जो हैं भूख की वजह से गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। अच्छा फैसल साहब, मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मखलूक की खिदमत करने से बेहतर और कोई क्या अमल हो सकता है जिसमें आप लगे हुए हैं? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा आपको इन हालात की वजह से भी, जिनका अभी सारिश ने जिक्र किया। तो उन मुश्किलात से हल क्या है? किस चीज़ आपकी जानिब आप जो है वो निशानदेही कर सकते हैं? इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, आवाम सुन रही है, जाहिर सी बात है हुकाम बाला तक भी ये बात पहुँचेगी। क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखें, आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये बात करूंगा कि इसके दो हल हैं। एक हल तो जो है FIR की जाए और उन कल्प्रिट जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है उनको सजा दी जाए, जो कि पाकिस्तान में नामुमकिन है। पाकिस्तान में सिर्फ गरीब ही जेल में जाता है। दूसरा, बाकी जो अमीर होते हैं फिर वो विक्ट्री का निशान बना के जो है ना वो बाहर निकलते हैं, ये जहन में रखना। दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि गुर्बत को कम करने के लिए जो मुमकिन कोशिश होनी चाहिए रियासत को, हुकूमत को करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का जो है वो वर्किंग क्लास के अंदर शामिल हो रहा है और लोअर क्लासेस के अंदर शामिल हो रहा है। तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की इस वक्त जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जो आबादी है वो 50% से जायद हो चुकी है। तो गुर्बत की कमी के लिए करना चाहिए और दूसरा आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। ये दो तीन चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा फैसल साहब, अभी मैं आपसे बातें करते हुए एक चीज़ सोच रही हूँ कि आजकल जो सूरत हाल है महंगाई को लेकर या फिर मुआशी तौर पर लोग जितने परेशान हैं, अगर हमसे कोई उधार मांगे तो हम 100 बार सोचते हैं कि इसको मना किस तरीके से करें या किस तरह बताएं कि हम नहीं तुम्हारी मदद कर सकते। और आप वो लोग हैं कि जो किसी को मना नहीं करते और आप लोगों की तरफ ही सब देखते हैं कि भाई ये दर खुला हुआ है, यहाँ से कोई मना नहीं करेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो इनसे फटाफट रब्ता किया जाए। किसी के यहाँ कोई भी मसला हो जाए इस किस्म का कि जो वो ना अफोर्ड कर पाएँ या फिर कोई ऐसी नागहानी चीज़ हो, तो आप मौजूद होते हैं। इन हालात में आप इस कार्य खैर में माशाल्लाह कब से लगे हुए हैं कि आपके वालिद फिर वालिदा भी और माशाल्लाह आप भी, अब आप लोगों के लिए भी क्या मुश्किल हो गया या फिर आप लोगों के लिए कदरे चीज़ें अभी भी आसान है कि देने वाले बहुत हैं? देखें, खैराती इदारे मुल्क नहीं चलाते हैं, मुल्क रियासत चलाती है और रियासत को जो है वो खैराती इदारे भले अपना इनपुट देते रहें लेकिन वो 100% लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। रियासत जो है वो सबसे बड़ा इदारा होता है और वही लोगों को जो सर्व कर सकता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता है। सही जी, बेहतरीन, सबसे ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता। जी कंटिन्यू कीजिए। और सरकार, हाँ, रियासती पॉलिसियां हमें जो है वो तब्दील करनी होगी। हमें पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की इश्यूज बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, हमें जंगी हालात से निकलना होगा। अब अफगानिस्तान की पहली, दूसरी, तीसरी जंगें खत्म हो चुकी। अब सारे मुल्कों से हमें जो है वो, सारे पड़ोसी मुल्कों से हमें दोस्ती करनी चाहिए और तरक्की की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है तरक्की रुकती है। हमें मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर करनी चाहिए ताकि हमारे लोग यहीं पे रोजगार हासिल करें और बेचारे दर दर की ठोकरें ना खाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात किया आपने कि मेड इन पाकिस्तान जो है, मेड इन पाकिस्तान मुहिम जो है उसका आगाज़ करना चाहिए और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही हमें चाहिए, लग्जरी से निकलना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बात है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा फैसल साहब कि अभी फ़लस्तीन में गाज़ा के जो हालात आप देख रहे हैं यकीनन आपके नज़रों से गुजर रहे होंगे, तो इमदाद के लिए कुछ आपने प्लान किया है, किसी को अप्रोच किया है, कुछ करना चाह रहे हैं आप, या अभी ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं? देखें, गजा के साथ जो इशू है सबसे बड़ा कि उसको किसी मुल्क की बॉर्डर नहीं लगती, सिर्फ मिस्र की लगती है और मिस्र कोई भी इमदादी कारकुन को गजा की तरफ नहीं जाने देता। पहले भी जितनी दफा गजा के ऊपर इजरायली बमबारियां हुई हैं और जुल्म हुआ है
उसमें मिस्र ने नहीं जाने दिया। हमने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं, अब भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें इजाज़त मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। लगता है कि शायद अमेरिका और इजराइल की बदनामी की वजह से जो है वो इजाज़त मिल जाए तो अलग बात है, ना तो ये इजाज़त मिस्र नहीं देता बगैर अमेरिका की परमिशन। लेकिन फैसल साहब, तुर्किया को तो ये इजाज़त मिल जाती है जब से मिस्र का बॉर्डर यूज़ करना होता है, तो हम वाया तुर्की नहीं जा सकते? नहीं, तुर्की की बॉर्डर नहीं मिलती। नहीं, तुर्की की बॉर्डर नहीं लगती है, लेकिन तुर्की ने पिछले हमने देखा गुज़िश्ता जब भी हालात ख़राब हुए तुर्की ने सपोर्ट जो है वो भेजी है और मिस्र के बॉर्डर से ही जो है वो भेजी है। देखें, मिस्र के बॉर्डर से बिल्कुल लाजमी जाती है, लेकिन बहुत लिमिटेड जाती है। पूरी दुनिया की जो मदद गजा जाती है वो जाती ही मिस्र से ही है, और मिस्र की बॉर्डर पे जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्रॉसिंग है, वहाँ पे नहीं जाने देते लोगों को, मदद की चीजें नहीं जाने देते, सामान नहीं जाने देते, इमदादी कारकुनों को नहीं जाने देते। और जब इस तरह के हालात खराब हालात जब होते हैं, वो जंगी हालात होते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा पाबंदी लग जाती है। और अभी भी जो इमदाद गई है 20 ट्रकों की पिछले दिनों, उसमें अमेरिकी फौज आके उन्होंने मॉनिटर किया है सारे ट्रकों को, फिर अंदर जाने दिया है। अच्छा, और जो है वो मिस्र बहुत ज्यादा करीब। सही, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह की हुकूमत पाकिस्तान की भी पूरी कोशिश है कि इन्हें वहाँ पर इमदाद पहुँचाने का जो है रास्ता दिया जाए या फिर वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जाए, अगर ये होता है तो जाहिर है आपके ज़िम्मे भी ये चीज़ है, तो फौरी तौर पर आप लोगों ने क्या सोचा हुआ, इमदाद किस तरह की पहुँचानी है, उसमें क्या चीज़ें होंगी? देखें, इमदाद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है मिस्र के अंदर। सिर्फ अंदर चले जाएगी तो लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। 200 से ऊपर ट्रक, बड़े ट्रॉले मौजूद हैं जिनको अंदर जाने की इजाजत चाहिए। इसमें मेडिसिन है, इसमें फूडिंग की आइटम्स हैं, और फिर बाद में इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में पैसे चाहिए होंगे। तो दुनिया भर की मदद होगी इंशाल्लाह। और जैसे ही अमन के हालात होंगे तो इसमें उम्मीद है कि मिस्र वैसे कोऑपरेट करता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्कूल्स चलते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद यूरोप और दीगर मुसलमान ममालिक जो हैं वो चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी वो चलाते हैं। तो जैसे ही अमन होगा ना तो इंशाल्लाह सारी मदद अंदर जाना शुरू हो जाएगी और ये चीजें बहाल होना शुरू होगी। फैसल साहब, आप जो है ये दोनों जी आप कंटिन्यू कीजिए। ये दोनों इजरायली इंतहा पसंद हुकूमत और हमास जो है वो मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप जो है ये आपस में लड़ना बंद करें, तो वहाँ की आवाम को, दोनों आवाम को, इजराइल की आवाम को भी और फलस्तीनी आवाम को भी जो है वो बहुत जो है वो रिलीफ मिलेगी और सुकून मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा मुझे कि आपका राब्ता जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी रहता होगा, क्योंकि आप भी उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए ही। तो क्या ये बात अभी तक, जो आपने बताया 200 से ज़्यादा ट्रॉले जो हैं वो मिस्र में मौजूद हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक ये क्यों नहीं किया है कि वो उन्हें परमिशन दिलवाए कि ये ट्रक जो हैं, ये ट्रॉले जो हैं, ये गाज़ा में दाखिल किए जाएं? इजराइल जो है वो इजाजत नहीं देता, और इजराइल का सबसे करीबी सपोर्टर मुल्क जो है वो अमेरिका है। तो वो अमेरिका भी उसको बहुत कोशिश कर रहा है राजी करने की कि भाई इसकी इमदाद दी जाए। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, इसमें इजराइल की भी बदनामी हो रही है, इसमें अमेरिका की भी बदनामी हो रही है, इसमें यूरोप की भी बदनामी हो रही है। इंसानियत को जिस तरीके से ये नस्ल कुशी की जा रही है गजा के अंदर, ये बहुत ही भयानक मिसालें हैं। और ये जिस तरीके से प्रोपेगंडा करता है इजराइल दुनिया भर के अंदर, ये प्रोपेगंडा झूठा साबित हो रहा है, और उल्टा इजराइल ही जो है वो फलस्तीनियों को मारने का जो है वो मतलब मारने में जो है वो बदनाम हो रहा है। क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत सोशल मीडिया को ये रियासतें रोक नहीं सक रही हैं, ना अमेरिका रोक सक रहा है, ना इजराइल रोक सक रहा है। सोशल मीडिया जो है वो 5th जनरेशन वॉर का वो दुश्मन है इन रियासतों का, जो इनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। कहीं भी जुल्म होगा, ये नहीं हो सकता कि उसको छुपा लिया जाए, वो सारी दुनिया देख रही है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त, आप जिस तरह काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे और आप ऐसे ही काम करते रहें। और अपने कीमती वक्त के लिए हम आपका खास शुक्रिया अदा करेंगे। वहीं अब इजाज़त का वक्त हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हो गया है नाजरीन। अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। जिंदगी रही तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।